हेलो बायोलॉजी लवर्स, वेलकम टू आवर चैनल नीट सारथी कोटा। मैं हूं आपकी बायोलॉजी की मेंटर कृति और मैं आपके लिए लेके आई हूं वन चैप्टर इन वन शॉट। और आज का जो चैप्टर है दैट वुड बी ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन। इस चैप्टर को आज हम स्टार्ट करेंगे। हम एक नए यूनिट में एंटर करेंगे जो है इकोलॉजी। आज का पूरा सेशन रहेगा इस चैप्टर के लिए, वन चैप्टर जो हम वन शॉट में कर रहे हैं। इसके बाद आपको करना क्या है, आपको डीपीपी पता ही, आपको डीपीपी सॉल्व करनी है। आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक गिवन है, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में। आप डीपीपी सॉल्व करो, आपके जो क्वेश्चंस आएंगे, क्वेरीज हैं, डाउट्स है, उसको लेके आओ ताकि आपकी जो प्रिपरेशन है वो 100% होनी चाहिए, ठीक है। इसके साथ साथ मुझे आपको देने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, वो किस बारे में है, वो है आपकी नीट की प्रिपरेशन से रिलेटेड। क्या है वो कि हम आपके लिए लेके आ रहे हैं, मतलब कि जो नीट सारथी है वो आपके लिए लेके आ रहा है लक्ष्य नीट 2023 बैच। इसका फायदा क्या है, देखो इसमें आपको मिलेंगे 8 मेजर टेस्ट, साथ साथ आपको मिलेंगे डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस। आप डेली के डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे। इसके साथ साथ हर चैप्टर वाइज, जैसे अगर आपने आज इकोलॉजी पढ़ा है, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन पढ़ा है, तो आज आप किस चैप्टर वाइज टॉपिक को टच करोगे, क्वेश्चंस किसके सॉल्व करोगे, तो आप करोगे ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन के। तो आपको हर चैप्टर के बेसिस पे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। क्लियर? इससे होगा क्या, इसका बेनिफिट क्या है? इसका बेनिफिट ये है कि आप कर सकते हो सेल्फ एनालिसिस। आपको पता चलेगा कि जो आपने थ्योरेटिकल पार्ट पूरा पढ़ लिया, हमने पूरे इकोलॉजी की थ्योरी पढ़ ली, फादर कौन थे, ये क्या था, सारी चीज़ें आपने पढ़ ली। अब उसका एग्जीक्यूशन भी तो होना चाहिए, उसका आपके पास कितना आप उसको अपनी नॉलेज को इम्प्लाई कर पा रहे हो, ये आपको पता चलना चाहिए। इसलिए आपको क्या ज्वाइन करना है, लक्ष्य बैच। अब बात करते हैं हमारे चैप्टर की, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। देखो ऑर्गेनिज्म और पॉपुलेशन आप समझ रहे हो ना कि एक तो है बहुत इंडिविजुअल के बारे में और एक पूरे ग्रुप के बारे में। तो इंडिविजुअल से ग्रुप तक जाने की जो जर्नी है उसे आज हमें समझना है, ठीक है। अब जब लाइफ ओरिजिनेट हुई थी, अगर मैं आपको पूछूं लाइफ ओरिजिनेट हुई तो सबसे पहला चीज़ क्या रही होगी, तो अगर हम यहाँ पे से बात करेंगे, सबसे पहले हमारे पास क्या है, अगर आप ह्यूमन बॉडी का बेसिक यूनिट अगर मान के चले तो क्या है हमारे पास, सबसे पहले मॉलिक्यूल्स। अगर हम यहाँ देख रहे तो आपके पास क्या है, मॉलिक्यूल्स, और फिर आपके मैक्रो माइक्रो मॉलिक्यूल्स, ये अगर इनका ग्रुप कर लें, इनको कंबाइन कर दें तो हमारा क्या बन जाएगा, सेल। सेल के बाद सेल को अगर ग्रुप को कर दे, सेल के ग्रुप को क्या बोलेंगे हम, टिश्यू। टिश्यूज कंबाइन करते हैं तो हम क्या बनाते हैं, ऑर्गन। और बहुत सारे ऑर्गन कोऑर्डिनेटेड मैनर में, जैसे कि हम ह्यूमंस में कोऑर्डिनेटेड मैनर में अगर वर्क करेंगे तो वो क्या बना देते हैं, कंप्लीट ऑर्गन सिस्टम एंड देन ऑर्गेनिज्म। अब देखो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स, जैसे खाली ह्यूमंस का ग्रुप हो गया, डॉग की एक पर्टिकुलर स्पीशीज का ग्रुप हो गया, तो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है। ये और जो एक पर्टिकुलर स्पीशीज के हैं जो इंटरब्रीड कर सकते हैं, ऐसे ग्रुप को हम बोल के जाएंगे क्या, पॉपुलेशन। जैसे ह्यूमन पॉपुलेशन, डॉग्स का एक पॉपुलेशन, कैट का एक पॉपुलेशन, ये एक इनकी डिफरेंट डिफरेंट पॉपुलेशन। अब ये बहुत सारी पॉपुलेशन को कंबाइन कर दो, ह्यूमंस के, डॉग का, कैट का, सारी पॉपुलेशन को हमने कंबाइन कर लिया। इससे हमारे पास बनेगा क्या, कम्युनिटी। एंड देन अल्टीमेटली ये सब एक दूसरे को अफेक्ट करके जा रहे हैं। हम प्लांट्स पे, प्लांट सोर्सेज पे, एनिमल सोर्सेज पे डिपेंडेंट है फूड के लिए, क्योंकि हम है कि अल्टीमेटली हिटोट्रॉफ्स हैं, हम अपना खाना खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते। इस ऐसे डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स, हम फूड चेन पढ़ते हैं, फूड वेब पढ़ते हैं, एक दूसरे इंटरलिंक्ड है, हर कोई किसी पे ना किसी पे डिपेंडेंट है। इस कंप्लीट इंटरेक्शन को हम क्या बोल के जाएंगे, दिस इज व्हाट, इको सिस्टम। एंड कंप्लीटली जो हम जहाँ पे रह रहे हैं, आपको पता हम कौन से प्लेनेट पे रह रहे हैं, अर्थ पे, तो ये दिस इज व्हाट, कंप्लीट अ बायोस्फीयर, जहाँ पे लाइफ फॉर्म एग्जिस्ट कर रहे हैं। आई होप यहाँ तक समझ में आए। ये तो था इंट्रोडक्शन, किस चैप्टर में है क्या। अब सबसे पहले आ जाओ कि अगर हम स्टार्ट करें इकोलॉजी, तो इकोलॉजी है क्या। सी ये है तो एक साइंस का ही ब्रांच, और वो भी बायोलॉजी में हम अभी पढ़ रहे हैं। तो अगर ये जो ब्रांच है इसमें स्टडी किसकी करनी है, पहले हम स्टडी करेंगे कि ऑर्गेनिजम्स की, कि ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे को कैसे अफेक्ट कर रहे हैं, कैसे कम्युनिकेट करते हैं, कैसे एक दूसरे को बेनिफिट कर रहे हैं या हार्म कर रहे हैं, तो ऑर्गेनिज्म की स्टडी। फिर एक ऑर्गेनिज्म पे बाकी एक्सटर्नल फैक्टर्स, बायोटिक, एबायोटिक फैक्टर्स जो हैं वो कैसे एक्ट करते हैं, कैसे टेम्परेचर अगर हाई हो गया तो ऑर्गेनिज्म पे क्या इफेक्ट आ रहा है, ठीक है। इससे कोई और पैरासाइट आ गया, अगर वो आ गया तो उसके ऑर्गेनिज्म के ऊपर क्या इफेक्ट आ रहा है। तो ये सारे इंट्रैक्शंस की स्टडी, चाहे ऑर्गेनिज्म के बीच में कर लें, ऑर्गेनिज्म के संग एबायोटिक फैक्टर्स, आपका टेम्परेचर, वाटर, इसके संग कंपैरिजन करें, तो ये कंप्लीट स्टडी किसके अंदर आती है, तो आप बोलोगे ये आती है आपके इकोलॉजी के अंदर। किस में आएगी, इकोलॉजी के अंदर। अब जैसे हम हर टॉपिक में पढ़ते हैं ना कोई फाउंडर होता है, कोई ना कोई फादर होता है जिसने उस टॉपिक को बनाया, जिसने सबसे पहले स्टडी स्टार्ट करी उस टॉपिक से रिलेटेड। इकोलॉजी की जब हम बात करेंगे, यहाँ पे मॉडर्न इकोलॉजी के फादर कौन है, मॉडर्न इकोलॉजी के फादर, इसके फादर हैं ओडम। कौन है इसके फादर, ओडम।
ये चीज़ आप याद रखोगे, मॉडर्न इकोलॉजी के फादर हैं ओडम। एक सेकंड बात आती है कि जो फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी, हमारी जो इंडियन इकोलॉजी है इसमें यहाँ मतलब कि उन्होंने जो वर्क किया, उनका जो सारे एक्सपेरिमेंट्स थे, सारे उनका जो उन्होंने फील्ड वर्क किया, सब कुछ किया, वो इंडिया में किया। तो फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी वो कौन रहे, वो कौन है? फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी हैं रामदेव मिश्रा। रामदेव मिश्रा जो हैं ये हैं आपके फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये जो टर्म आया ना, कि इकोलॉजी जो टर्म आया, ये किस साइंटिस्ट ने ये टर्म दिया था? ये थे अर्नस्ट हैकेल। अर्नस्ट हैकेल जो थे, इन्होंने टर्म दिया था इकोलॉजी। ये बेसिक है कि आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए, ठीक है। तो जब हम स्टार्ट करते तो हमें पता है कि अब फादर आपको पता चलेगा, मॉडर्न इकोलॉजी के फादर ओडम, इंडियन इकोलॉजी के आपके रामदेव मिश्रा, और ये जो टर्म है ये दिया था हैकेल ने, अर्नस्ट हैकेल ने, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया? ये आपका इंट्रोडक्शन था इकोलॉजी का, कि हम इंटरेक्शंस की स्टडी करने वाले हैं। ये देख लो, अमंग ऑर्गेनिजम्स और बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स फिजिकल या एबायोटिक फैक्टर्स या उसके एनवायरनमेंट के साथ। क्लियर? नेक्स्ट अब देखते हैं, देखो हम सबने डार्विन फिंचेस पढ़ी थी, सबको गैलापागोस आइलैंड याद आ रहा है, इसको गैलापागोस आइलैंड समझ के चलते हैं अभी हम, ठीक है। ये जो ब्लू पार्ट है इसको मान के चलो, ये है आपका गैलापागोस आइलैंड, ठीक है, ये रहा आइलैंड। उसके बाद अब जो व्हाइट, ये जो व्हाइट पार्ट है, ठीक है, ये तो है कंप्लीट आइलैंड। यहाँ पे अलग अलग टाइप की बर्ड्स थी ना, जिनकी बीक्स अलग अलग हो गई थी, किसी की ऐसी है, ठीक है, ये डिफरेंट डिफरेंट बीक्स आ गई थी। इसका रीज़न क्या था कि एक बर्ड है जो फ्रूट्स को खा रही है, एक वुड पैकर की तरह है जो वुड पे रह रही है, एक इंसेक्ट्स को खा रही है। तो अलग अलग जो बर्ड्स थी वो अलग अलग ट्रॉफिक लेवल को डिटरमाइन करके जा रही थी, सबका फूड सोर्स अलग अलग हो गया था। अगर इनका फूड सोर्स अलग अलग है तो इनका जो इनके जो अडेप्टेशंस हैं, इनके बीक के अडेप्टेशन हो गए, इनके लिविंग रहने की जो अडेप्टेशन है, ये सारी भी चेंज हो जाती है। तो देखो, जो पूरा गैलापागोस आइलैंड था तो वो तो डार्विन फिंचेस के लिए क्या था, ये यहाँ पे डार्विन फिंचेस है। डार्विन फिंचेस के लिए गैलापागोस आइलैंड क्या था? आप बोलोगे ये उसका हैबिटेट है। गैलापागोस आइलैंड सारी ही डार्विन फिंचेस के लिए क्या है? हैबिटेट है। फिर हम पर्टिकुलर जब उनकी बीज के बेसिस पे हमने स्पीशीज डिवाइड कर दी, वो जो हमने स्पीशीज डिवाइड करी थी वो इस बेसिस पे करी थी कि कौन क्या खा रहा है, कोई जो फ्रूट ईटिंग है, इंसेक्ट ईटिंग है, कौन वुड पे एक्ट कर रही है। इसे जब वो ट्रॉफिक लेवल पे जब वो डिफ्रेंशिएट कर दिया तो उनका एक स्पेसिफिक एनवायरनमेंट था कि वो यही काम करेंगे, यही उनके फूड सोर्सेज हैं, ठीक है, इसी एनवायरनमेंट में वो रहेंगे। इस तरह की जो स्पेसिफिकेशन आ गई थी, दिस इज कॉल्ड नीश। दिस इज व्हाट? दिस इज कॉल्ड नीश। हैबिटेट और नीश में डिफरेंस समझ में आ रहा है? जहाँ पे सारे जो ये एक ऑर्गेनिज्म मान कर, एक जीनस मान के चलो, जैसे डार्विन फिंचेस, जहाँ पे ये सारे रह रहे हैं वो तो है हैबिटेट, पर इनका जो एक इंडिविजुअल स्पीशीज की बारे में बात करेंगे तो उसका जो इंडिविजुअल इंटरेक्शन है कि वो बाकी ऑर्गेनिजम्स के साथ कैसे रिलेशन रख रहा है, वो किस फूड को ऐसा रिसोर्स मान रहा है, ये सारी जो चीज़ें हैं कि वो इकोसिस्टम में क्या रोल प्ले करके जा रहा है, वो किस पे एक्ट करेगा, वो कैसे रिएक्ट करेगा, ये सारी चीज़ें उसका नीश कहलाएंगे। अब एक क्वेश्चन है, समझना, क्या दो स्पीशीज का हैबिटेट सेम हो सकता है? आंसर होगा यस, दो स्पीशीज का हैबिटेट सेम हो सकता है। सेकंड क्वेश्चन है कि क्या दो स्पीशीज का नीश सेम हो सकता है? हर ऑर्गेनिज्म सेम ही तरीके से बात करेगा? हर ऑर्गेनिज्म का फिंगरप्रिंट सेम होते हैं? नहीं होते। किसी भी दो ऑर्गेनिज्म का जो नीश है वो सेम नहीं होगा। इस चीज़ को मार्क करके रखना, कोई भी दो ऑर्गेनिज्म का नीश कभी भी सेम नहीं होगा। आप जैसे बात करते हो, आप जैसे चीज़ों को एनालाइज करते हो, ये सारी चीज़ें इंडिविजुअल होती हैं। एक स्पीशी की इंडिविजुअल है, कोई दो स्पीशी एक तरीके का नीश नहीं रखती। अब यही जानना है ना कि क्यों नहीं रखती, तो आपको लास्ट तक जुड़े रहना है, क्योंकि आज इस क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएगा। आगे चलते हैं। इकोलॉजिकल लेवल्स, देखो यहाँ पे एक वर्ड है ना, इकोलॉजिकल लेवल्स, जो आपको स्टार्टिंग में मैं थोड़ा ब्रीफ करने की कोशिश करी थी ना कि देखो डायरेक्टली कंप्लीट एक ऑर्गेनिज्म नहीं बना। हम जब एवोल्यूशन में पढ़ते हैं ना तो आप ये चीज़ देखते हो कि डायरेक्ट एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म, एक कंप्लीट ह्यूमन नहीं बना था। हम स्टार्ट करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म से स्टार्ट करते हैं।
है ना। तो ये इकोलॉजिकल लेवल्स हैं जो हम देख रहे हैं कि जो बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है, हमारा जो बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ तक जब हम पहुँच पाए, इस जर्नी को हमें समझना है। स्टार्ट करते हैं जैसे यहाँ पे भी एटम से, देखो मेरे साथ साथ रिवाइज करते चलना। एटम्स के ग्रुप को क्या बोलेंगे हम, 1 और 2 एटम्स अगर कंबाइन कर जाते हैं उनका ग्रुप को क्या बोलेंगे, मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल जब कंबाइन कर गए उन्होंने क्या बना लिया था, मैक्रो और माइक्रो मॉलिक्यूल, दोनों को कंसिडर करेंगे, ठीक है। उनके ग्रुप ने सेल ऑर्गेनेली, सेल ऑर्गेनेली जब कंबाइन कर गए तो क्या बनाया, सेल। सेल के ग्रुप को क्या बोलते हैं, टिश्यू। टिश्यू के ग्रुप को ऑर्गन, ऑर्गन के ग्रुप को ऑर्गन सिस्टम। एंड ऑर्गन सिस्टम जब सारे कोऑर्डिनेटेड मैनर में वर्क करेंगे तब वो क्या बनाएंगे, एक ऑर्गेनिज्म। और एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स जो है, बहुत सारे इंडिविजुअल हैं, इसके ग्रुप को क्या बोलेंगे हम, पॉपुलेशन। और बहुत सारे अलग अलग जो पॉपुलेशंस हैं वो कंबाइन करके क्या बनाएंगे, आपका कम्युनिटी। कम्युनिटी से आपका पूरा क्या बनेगा, इकोसिस्टम। देखो जैसे इसमें यहाँ पे आपके पास माउंटेन्स भी हैं, बर्ड्स भी हैं, ठीक है। इस तरह से आपके पास डिफरेंट डिफरेंट एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स भी हैं, टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स भी हैं, इकोसिस्टम। इससे आपका पूरा बनेगा एक बायोम, ठीक है। आपके डेजर्ट्स, ग्रासलैंड्स, ये सारे। और एक बायोम जो है, यहाँ से सारे बायोम्स को हम जब कंबाइन कर लेंगे दैट विल फॉर्म अ बायोस्फीयर, हमारा अर्थ, जहाँ पे सारे लाइफ फॉर्म एग्जिस्ट करते हैं। आ रही है बात समझ में, ये डिफरेंट डिफरेंट क्या थे, लेवल्स थे इकोलॉजिकल लेवल से बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन में, कि कैसे हमने स्टार्ट किया था एक एटम से, कंप्लीट किया अर्थ पे। ये जर्नी है इकोलॉजी की। किसकी जर्नी है, इकोलॉजी। अब देखना, जो एक ऑर्गेनिज्म और एक एनवायरनमेंट, ठीक है। अगर हम ह्यूमंस का केस लेके चलते हैं, एक ऑर्गेनिज्म है और एनवायरनमेंट है। अब उस दोनों की इंटरेक्शन को अगर हमें समझना हो कि कैसे एनवायरमेंटल फैक्टर्स हम ह्यूमंस पे अफेक्ट करते हैं, हमें क्या उनके अगर उस पर एनवायरनमेंट में चेंज आता है तो हमारे ऊपर क्या अफेक्ट आ रहा है, इसको समझने के लिए यहाँ पे देखना। हमें, मेरे पास एक एग्जांपल है आपके लिए जो बहुत बेसिक है। यहाँ पे दे रखा है आपको एनुअल टेम्परेचर, ठीक है। अलग अलग, अभी हमने कहा ना अलग अलग हैबिटेट है तो वहाँ का टेम्परेचर, सीजनल चेंजेस, ठीक है, ये सारी चीज़ें भी चेंज होती रहती हैं। तो जब ये हमने रिकॉर्ड किया कि एनुअल टेम्परेचर कैसा रह रहा है। दूसरी चीज़ हमने देखी कि एनुअल प्रेसिपिटेशन, प्रेसिपिटेशन का मतलब होता है आपका यहाँ पे एनुअल रेनफॉल, इस चीज़ को समझना, ठीक है, एनुअल रेनफॉल, क्लियर। अब देखो ये है डेजर्ट वाला रीजन। अब देखना एक बार सब मेरे साथ, एक बार इस जो ग्राफ्स होता है उसको पढ़ने की तरीका होता है, उसको समझना। यहाँ पे देखो प्रेसिपिटेशन, एनुअल प्रेसिपिटेशन अगर पूरे एक 1 ईयर की बात करके चल रहे हैं तो यहाँ पे 0 से 50 सेंटीमीटर तक की रेनफॉल हमें देखने को मिलती है एवरेज। टेम्परेचर कहाँ से कहाँ तक रह रहा है, अराउंड 25, और यहाँ पे 0 to 25 तक का जब टेम्परेचर था तब यहाँ पे आपको रेनफॉल ऑब्जर्व हुई, ठीक है। ये तो हो गई डेजर्ट की बात। अब इसका मतलब ये होगा कि डेजर्ट में जो ऑर्गेनिजम्स रह रहे हैं उनको सबसे कम अमाउंट में रेनफॉल मिलती है एनुअली, पूरे साल भर में। नेक्स्ट हमारे पास में है ग्रासलैंड्स, ये रहा, दिस रीजन इज व्हाट, आपका ये रहा ग्रासलैंड वाला रीजन। अब अगर हम ग्रासलैंड को स्टडी करो, यहाँ पे जो एनुअल रेनफॉल है वो अराउंड आपको दिख रही है 50 to 100, मीन्स डेजर्ट से थोड़ा ज़्यादा रेनफॉल मिल रहा है। और जो टेम्परेचर है वो भी -5 से अगर 25 तक, एक ब्रॉड या नैरो रेंज का टेम्परेचर आप लेके चल रहे हो, और ये उसमें सर्वाइव कर रहे हैं, और इनको साथ में क्या मिल रहा है, रेनफॉल भी ज़्यादा मिल रहा है, और टेम्परेचर का जो रेंज है वो भी बढ़ गया। ये है आपके ग्रासलैंड वाला एरिया, वो वाला हैबिटेट। अब आ जाओ कहाँ पे, ये रहा आपका टेम्परेट, सेम कलर नहीं, ये है आपका टेम्परेट फॉरेस्ट। टेम्परेट फॉरेस्ट को जब देख रहोगे तो यहाँ पे भी आपको दिख रहा है अराउंड 50-70 से 200 या 250 तक का आपको एनुअल रेनफॉल मिल रहा है। मतलब अब जैसे जैसे देखो यहाँ से आप इंक्रीज करोगे तो आप देख रहे हो कि जो रेनफॉल है वो भी ज़्यादा मिल रही है एनुअली। तो यहाँ पे टेम्परेट फॉरेस्ट आ गया। यहाँ से समझ में क्या बात आती है, आपको एक चीज़ सबको पता होगा कि जो डेजर्ट में रहने वाले एनिमल्स है ये वाटर लॉस को बचाने की कोशिश करते हैं। अब क्यों बचाते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखो ऑलरेडी टेम्परेचर कैसा है, हाई, रेनफॉल कैसी हो रही है, कम। तो इस केस में चाहे प्लांट्स हो एनिमल्स हो, उनमें अडेप्टेशन कैसे मिलेंगे कि जो वो पानी को कंजर्व कर सकें। यही अगर मैं बात करूँ आपको, देखो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट जहाँ पे एनुअल रेनफॉल जो है वो 400 सेंटीमीटर तक मिल रही है, क्या यहाँ पे ऑर्गेनिज्म को वाटर कंजर्व करने की जरूरत है, नहीं है।
दिस इज हाउ आप जो टेम्परेचर है, जो क्लाइमेट है, जो सीजनल चेंजेस है, ये ऑर्गेनिज्म को अफेक्ट करके जाते हैं। इसलिए हम पढ़ते हैं कि जैसे जैसे एनवायरमेंटल चेंजेस होते हैं वैसे वैसे हमारी बॉडी भी रिएक्ट करती है। आ रही है बात समझ में? ये था आपका एनवायरमेंट और ऑर्गेनिज्म के बीच का इंटरेक्शन। वो जैसे एनवायरमेंट में रह रहा है उसके अडेप्टेशन उसी अकॉर्डिंग होते जाएंगे, वरना क्या होगा, वो सर्वाइव नहीं कर सकता। क्या नहीं कर सकता? सर्वाइव नहीं कर सकता। आ रही है बात समझ में? यहाँ तक तो हमने पढ़ लिया कि ऑर्गेनिज्म और एनवायरमेंट का इंटरेक्शन। अब देखो दो टाइप के फैक्टर्स हम पढ़ेंगे, एक होते हैं एबायोटिक और एक होते हैं बायोटिक। एबायोटिक का मतलब क्या है? जो नॉन लिविंग है। नॉन लिविंग कौन कौन से फैक्टर आपको लगता है कि अगर जैसे हम ह्यूमंस का केस लेके चल रहे हैं, आपको लगता है कि आपके ऊपर वो फैक्टर अफेक्ट करेगा? जैसे सनलाइट हो गया, ज़्यादा सनलाइट में एक्सपोजर रखेंगे तो हमें पता है मेलानिन का सिक्रीशन इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, ज़्यादा टाइम तक अगर आप स्विमिंग वगैरह करोगे तो आप देखोगे आपकी जो स्किन होती है उस पर ईचिंग और वो सारी प्रॉब्लम्स आना स्टार्ट हो जाती है। इस तरह से अगर हम सलाइन वाली कंडीशन में चले जाओगे तब भी आपकी बॉडी रिएक्ट करेगी, वाटर लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर मैं बोलूँ बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम वो थर्मल वेंट वाले कंडीशन में जाओ, वॉल्केनिक इरप्शन के पास चले जाओ, आप नहीं जा सकते, क्योंकि आप बोलोगे मैम इतने टाइम में तो मेरी बॉडी एकदम वैसी हो जाएगी कि सर्वाइव ही नहीं कर सकते। इसीलिए अब हमारे पास आते हैं एबायोटिक फैक्टर्स, जिसमें आपके पास है मेजर 4 फैक्टर्स। एक टेम्परेचर, टेम्परेचर एक बहुत बड़ा मेजर फैक्टर है। हमें पता है कि हम ज़्यादा हीट भी सर्वाइव नहीं, या हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट भी सर्वाइव नहीं कर पाते, और बहुत ज़्यादा कोल्ड क्लाइमेट अगर -20 डिग्री सेल्सियस हो गया, माइनस में और ज़्यादा हम ज़्यादा 30 डिग्री हो गया, हम सर्वाइव नहीं कर सकते। एक ये बहुत बड़ा रीज़न है। क्या रीज़न है? कि हर ऑर्गेनिज्म का एक नैरो रेंज है, वो उस रेंज तक ही क्या कर सकता है, अपने आप को अडेप्ट कर सकता है, सर्वाइव रखने के लिए कैपेबिलिटी रखता है। इसी बेसिस पे अगर टेम्परेचर, एक होते हैं स्टीनोथर्मल, एक होते हैं यूरीथर्मल, जो बहुत नैरो रेंज, बहुत छोटी सी रेंज है कि भाई अगर 0 to 25 तक तो वो सर्वाइव करेंगे, इससे कम टेम्परेचर हुआ, इससे ज़्यादा टेम्परेचर हुआ तो वो डाई हो जाएंगे। तो मतलब जो बहुत नैरो रेंज पे ही वर्क कर सकते हैं, ठीक है, वो तो कहलाएंगे आपके स्टीनोथर्मल। बहुत ज़्यादा हाई हीट या हाई टेम्परेचर को वो सर्वाइव नहीं कर सकते। यहीं पे आपके आते हैं यूरीथर्मल्स, ये बहुत वाइड रेंज को पे भी सर्वाइव करेंगे। मतलब इनका जो रेंज है, अगर हम माइनस से कैलकुलेट करें, -20 से +30 +40 तक, इतना बड़ा रेंज है। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम क्या कह के जाएंगे? यूरीथर्म्स। ठीक है, फिर उसके बाद सेकेंड है वाटर के बेसिस पे। वाटर में भी सलाइन कंडीशन, यहाँ पे जो हम बात करें, यहाँ पे सलाइन कंडीशन की बात करें, मैंने कल भी पहले भी मतलब बता रखा है ये तो चीज़, कि सलाइन का मतलब होता है कि आपका जो सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन है वो कितना है। ठीक है, अब जो बहुत कम सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन को टॉलरेट कर सकते हैं वो तो है स्टीनोहैलाइन। वापस आइए, जो बहुत कम रेंज को टॉलरेट करेंगे, ठीक है, वो तो है स्टीनोहैलाइन। जो बहुत ज़्यादा वाइड रेंज को कर सकते हैं, जैसे कि हमने एग्जाम्पल पढ़े थे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में भी, किसके? मेथेनोजेंस के, ठीक है, थर्मल एसिडोफाइल्स के, हेलोफाइल्स के। तो इस तरह से वहाँ पे जो हेलोफाइल्स थे, जो बहुत ज़्यादा वाइड रेंज, आर्की बैक्टीरिया, एग्जाम्पल क्या है? आर्की बैक्टीरिया, उनकी सेल वॉल बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंट होती है, वो सर्वाइव कर सकते हैं। अगर हम सॉइल की बात करें, अगर हम प्लांट्स का केस मेजरली देखेंगे, प्लांट्स हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, या जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियाज हैं, आपके ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो बरो फॉर्म करके अंदर सॉइल में रहते हैं, इन सब के लिए सॉइल कैसे अफेक्ट करेगी? सॉइल में जो ग्रेन्स है उसका साइज कैसा है, टेक्सचर कैसा है, उसका जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है वो कैसी है। क्योंकि प्लांट्स को मेजरली चाहिए क्या? वो उनकी रूट्स अगर पेनिट्रेट करती है सॉइल में, उसका रीज़न क्या है? एक तो होल्ड करना, ठीक है, सेकेंड होता है कि वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन। अब ऐसी सॉइल है जहाँ पे न्यूट्रिएंट्स ही नहीं है, आप बताओ कि क्या वो प्लांट्स बहुत हेल्दी होंगे? मैं कह रही हूँ न्यूट्रिएंट्स नहीं है, ठीक है, तो क्या वो प्लांट्स बहुत हेल्दी होंगे? नहीं हो सकते। इसका एक बेसिक एग्जाम्पल है, हमने सुन रखा है इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, वीनस फ्लाई ट्रैप और ये सब, ठीक है। अब ये सारे जो प्लांट्स हैं वो ऐसी कंडीशन में होते हैं जहाँ पे सॉइल में नाइट्रोजन नहीं होता। क्या नहीं होता? नाइट्रोजन नहीं होता। अब अगर वो ऐसी कंडीशन में रहते हैं, इसलिए वो क्या खाते हैं? इंसेक्ट्स को खाते हैं। वो इंसेक्ट से किसको मेटाबोलाइज करते हैं, किसको एक्सट्रैक्ट करते हैं? नाइट्रोजन को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। ये चीज़ याद रखना कि इंसेक्टिवोरस प्लांट्स जो थे उनमें ऐसा नहीं कि फोटोसिंथेसिस नहीं होता, फोटोसिंथेसिस होता है। वहाँ पे ये फैक्टर आता है कि जो सॉइल थी, सॉइल में नाइट्रोजन नहीं है, और प्लांट की ग्रोथ के लिए नाइट्रोजन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, या बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर नाइट्रोजन सॉइल में नहीं है तो उन प्लांट्स, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स ने क्या किया
कि इंसेक्ट को ट्रैप करने का ही मैकेनिज्म बना लिया। अब उससे हुआ क्या फ़ायदा कि सॉइल में भले ही ना हो बट उनको सर्वाइव करने के लिए अडेप्टेशन मिल गया कि हम इंसेक्ट्स जो हैं उनको खाएंगे, उनका डाइजेशन और वो करेंगे और वहाँ से हम एक्सट्रैक्ट क्या कर लेंगे, नाइट्रोजन, ताकि हम ऐसी कंडीशन में सर्वाइव कर सकें। तो एक खाली सॉइल में एक न्यूट्रिएंट नहीं था, इस वजह से प्लांट पे कितना बड़ा इफेक्ट आया कि वो एक इंसेक्टिवोरस प्लांट बन गया। कैसा प्लांट बन गया? इंसेक्टिवोरस प्लांट बन गया। क्लियर है बात? तो एक छोटे छोटे फैक्टर्स जो हैं वो इस तरह से अफेक्ट करते हैं और वो क्या करते हैं, कंप्लीटली ऑर्गेनिज्म में म्यूटेशंस या चेंजेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। फिर आता है लाइट। अब एक बार समझना कि लाइट पे क्या इफेक्ट आता है। देखो लाइट जो है मेजरली प्लांट्स के अगर हम केस में बात करेंगे, अगर लाइट की आपने पढ़ा होगा 3 टाइप के प्लांट्स होंगे, लॉन्ग डे, शॉर्ट डे एंड डे न्यूट्रल। पढ़ रखा है सबने ये? एक होंगे लॉन्ग डे, एक होंगे शॉर्ट डे और एक होंगे डे न्यूट्रल। ठीक है, लॉन्ग डे प्लांट का मतलब क्या है कि इनको जो लाइट चाहिए वो बहुत ज्यादा अमाउंट में चाहिए, मतलब लाइट का जो एक्सपोजर है वो बहुत ज्यादा होना चाहिए और डार्क कंडीशन कम चाहिए। ये आपको प्रपोर्शन दिखा रहा है कि 90% इनको अगर डे एक दिन की बात है 90% तक इनको क्या चाहिए, लाइट का एक्सपोजर चाहिए और कुछ टाइम इनको डार्क कंडीशंस चाहिए। शॉर्ट डे प्लांट का मतलब क्या हुआ, इसको समझना कि इनको लाइट जो चाहिए वो बहुत कम टाइम के लिए चाहिए और डार्क वाली कंडीशंस ज़्यादा टाइम के लिए चाहिए, तभी ये जो प्लांट्स है सर्वाइव कर सकते हैं। डे न्यूट्रल प्लांट्स, डे न्यूट्रल प्लांट्स का मतलब ये है कि इनको जो लाइट और डार्क वाला कंडीशन है, जो एक्सपोजर है वो इक्वल 50-50 प्रपोर्शन में। अगर 50% लाइट वाली कंडीशन चाहिए तो 50% डार्क वाली कंडीशन चाहिए, तब ये सर्वाइव कर सकते हैं। तो लाइट के बेसिस पे हम देखेंगे कि जो प्लांट्स होते हैं इनमें 3 टाइप के प्लांट्स आ जाएंगे, लॉन्ग डे, शॉर्ट डे एंड डे न्यूट्रल प्लांट्स। क्लियर? अब आ जाओ नेक्स्ट। वो तो थे हमारे क्या, हमने पढ़ लिया कि ये तो थे एबायोटिक फैक्टर्स कि भाई ये फैक्टर हैं और ये अफेक्ट करेंगे, ये डेफिनेट बात है। अब आ जाओ रिस्पॉन्स। हर ऑर्गेनिज्म उसके लिए रिस्पॉन्स भी तो करेगा। देखो एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, या पढ़ते हो तो अगर एक्शन ये हो रहा है कि एनवायरमेंटल कंडीशन चेंज हो रही है तो ऑर्गेनिज्म भी तो कुछ रिएक्ट करेगा ना। तो वो जो रिएक्शन है, वो जो रिस्पॉन्स है, उसकी स्टडी हमें करनी है। और किसके अगेंस्ट? एबायोटिक फैक्टर्स। अभी हम सिर्फ और सिर्फ एबायोटिक नॉन लिविंग फैक्टर्स, टेम्परेचर, सॉइल, वाटर, इसकी स्टडी करेंगे। ठीक है, अब ये ग्राफ देखो। ठीक है, इसमें आपको ये पहले तो ग्राफ वापस से पढ़ना सीखना। एक तरफ आपके पास है इंटरनल लेवल। इंटरनल लेवल का मतलब यहाँ पे ये है आपकी बॉडी की कंडीशंस, इसको समझना। इसका मतलब है आपकी बॉडी की कंडीशंस या बॉडी का एनवायरनमेंट। ठीक है, नेक्स्ट आपको लिख रखा है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। ये है आपका एनवायरनमेंट, जिससे एबायोटिक फैक्टर, यहाँ पे एनवायरनमेंट को मान के चलो जो एबायोटिक फैक्टर है, एबायोटिक फैक्टर। और हम इससे स्टडी क्या कर लेंगे, ऑर्गेनिज्म कैसे रिस्पॉन्ड करता है अगर उसको एनवायरनमेंट में एबायोटिक फैक्टर से स्ट्रेस मिल रहा हो। मतलब कि जो उसका जो नॉर्मल रेंज है उसमें फ्लक्चुएशन हो रहा है, या तो ज़्यादा या एकदम कम। तो ये जो फ्लक्चुएशन है उसके लिए एक ऑर्गेनिज्म कैसे रिस्पॉन्ड करेगा, ये रिस्पॉन्स हमें पढ़ने हैं। इस पर समझना। सबसे पहले देखो इस पर देखा है कॉन्फर्मर्स। ये जो आपको ग्रीन लाइन है सबसे सेंटर में दिखा देती है, लाइट ग्रीन कलर से लाइट ग्रीन कलर, ये रही। देखो अगर इस लाइन को मैं पढ़ने को कहूँ, आप बोलोगे कि जैसे जैसे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जो है, अगर हम टेम्परेचर लेके चल रहे हैं, मैं यहाँ पे टेम्परेचर मान के चल रही हूँ, एक्सटर्नल फैक्टर मैं जो स्ट्रेस दे रही हूँ, मैं टेम्परेचर दे रही हूँ, मैं हाई टेम्परेचर करती जा रही हूँ। यहाँ से यहाँ पे अगर 0 था, ठीक है, तो मैं यहाँ पे 70 तक लेके जा रही हूँ। 0 डिग्री से मैंने टेम्परेचर बढ़ाया 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 बढ़ाया। जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है, आप देखोगे कि जो इंटरनल टेम्परेचर, बॉडी के टेम्परेचर जो है वो भी कैसे हो रहा है, साथ साथ में बढ़ रहा है। इसका मतलब ये ऑर्गेनिज्म कैसे हुए, कॉन्फर्मर्स कैसे ऑर्गेनिज्म हुए कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के लिए रिस्पॉन्ड कर पा रहे, नहीं कर पा रहे। बाहर का टेम्परेचर बढ़ रहा है तो बॉडी का भी टेम्परेचर और हीट बढ़ रही है। इसका मतलब ये जो रिस्पॉन्ड कर पा रहे बिल्कुल नहीं कर पा रहे। ये बोल रहे हमसे हो ही नहीं रहा, हमसे ना हो पा रहा, क्योंकि जैसे हमने टेम्परेचर इंक्रीज किया इनका बॉडी का टेम्परेचर भी बढ़ गया। ये है कॉन्फर्मर्स। कन्फर्मेशन
इनका फिक्स्ड है कि ये कुछ नहीं कर सकते, बाहर कितना भी कुछ हो रहा ये कुछ नहीं कर सकते। ऐसे ये कौन से ऑर्गेनिज्म हो गए जो होमियोस्टेसिस नहीं करते, जो बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर सकते? आपके इनवर्टिब्रेट्स। ठीक है, उसके अलावा आपके कुछ वर्टिब्रेट्स भी हैं, फिशेस वगैरह भी हैं, वो भी होमियोस्टेसिस नहीं कर सकती। तो जितने भी आपके कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स हैं, ठीक है, ये सारे किस में आ जाएंगे? आपके कॉन्फॉर्मर्स। याद रखना कॉन्फॉर्मर्स में कौन आएगा? आपके इसमें प्लांट्स और एनिमल्स को छोड़ दो, साथ में बर्ड्स। ठीक है, इसके अलावा सारे ऑर्गेनिजम्स में किस में चले जाएंगे? ये आपके पास चले जाएंगे ये एक्सेप्शन है, ये एक्सेप्ट है, इन सबको छोड़ के सब कॉन्फॉर्मर्स है। अब आप पूछोगे कि ये है क्या? फिर इनको छोड़ के सारे कॉन्फॉर्मर्स हैं, तो ये है क्या? ये तो बताओ। सही बात है। तो अब ये जो प्लांट्स, एनिमल्स एंड बर्ड्स आएंगे, जो वार्म ब्लडेड एनिमल्स हैं, ये क्या करेंगे कि ये क्या कह जा रहे हैं कि आप एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को कितना ही बढ़ा लो, आप टेम्परेचर जितना देना चाहते हो उतना दे लो, दे दिया दे दिया दे दिया दे दिया, इंक्रीज कर दिया। आपको ये रेड लाइन दिखाई दे रही है, क्या इस रेड लाइन पे कोई भी फर्क पड़ रहा है? ये रही, यहाँ पे कोई भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी टेम्परेचर फर्क है? स्ट्रेट लाइन है, मतलब कि जो इंटरनल लेवल है वो कैसा है? कांस्टेंट। कैसा है? कांस्टेंट। ऐसे ऑर्गेनिजम्स करते हैं होमियोस्टेसिस। यहाँ पे ये क्या करके जाएंगे? होमियोस्टेसिस। ये अपने इंटरनल बॉडी टेम्परेचर को, पीएच को, ऑस्मोलैरिटी को, सबको मेंटेन कर सकते हैं, इसलिए इन्हें हम बोलते हैं रेगुलेटर्स, प्लांट्स, एनिमल्स एंड बर्ड्स, जो कि वार्म ब्लडेड एनिमल्स हैं। ये कैसे एनिमल्स हैं? वार्म ब्लडेड। इन्हें फर्क नहीं पड़ता बाहर का टेम्परेचर बढ़ा लो, ठीक है, ये रेगुलेट कर लेंगे। फिर आपके पास आते हैं कुछ पार्शियल रेगुलेटर्स, कि कुछ स्पेशल कंडीशंस होती, कुछ स्पेशल ऐसे फैक्टर्स होंगे जब ये कुछ हद तक तो रेगुलेट कर लेते हैं, फिर उसके बाद में ये नहीं कर सकते। समझना है कैसे? ये जो ब्लू लाइन है इसको समझना है यहाँ पे, ये रही ना ब्लू। देखो एक बार के लिए तो क्या हुआ कि एक पर्टिकुलर रेंज तक तो ये एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को नहीं कर रहे थे, कि एक्सटर्नल टेम्परेचर बढ़ा, अगर इसको 50 मान के चले, 50 तक तो बढ़ रहा है, तो इंटरनल टेम्परेचर भी बढ़ रहा है। फिर इस ऑर्गेनिज्म को गुस्सा आ गया। क्यों गुस्सा आ गया? ये बोले कि अब तो मैं सर्वाइव ही नहीं कर पाऊंगा अगर मैंने रेगुलेट नहीं किया। तो उसके बाद में फिर ये रेगुलेट कर लेते, कांस्टेंट जो है वो चीज़ अचीव कर लेते हैं। जैसे हम पढ़ते हैं ना एंडोस्पोर फॉर्मेशन, जब भी अनफेवरेबल कंडीशंस होती हैं, बैक्टीरिया वगैरह क्या करेंगे? एंडोस्पोरिक रेजिस्टेंट अपने आगे सराउंड कवरिंग बना लेंगे, मेटाबॉलिकली इनएक्टिव हो जाते हैं, कि अब कितना भी आप टेम्परेचर बढ़ा लो, पीएच बढ़ा लो, कुछ भी कर लो, हम पे कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम बोलेंगे पार्शियल रेगुलेटर्स। ठीक है, जो कंप्लीट रेगुलेशन नहीं कर सकते, बट ये है कि वो सर्वाइव करने के लिए, सस्टेन करने के लिए कुछ हद तक या कुछ स्ट्रेसेस के अगेंस्ट अपने आप को रेगुलेट कर लेते ताकि वो सर्वाइव कर सके। ठीक है, इसके बाद आता है माइग्रेशन। बर्ड्स माइग्रेट करती हैं, ठीक है, तो बर्ड्स माइग्रेट आपने सुना ना कि विंटर्स में या समर्स में जब उनको टेम्परेचर सूटेबल नहीं लगता, जैसे साइबेरियन बर्ड्स वगैरह इंडिया में भी आती हैं, तो ये जो माइग्रेट करती हैं उसका रीज़न क्या है? फूड। पहली चीज़ क्या है? फूड। दूसरा टेम्परेचर, कि इनकी सर्वाइबिलिटी, उनको जो टेम्परेचर चाहिए वो वहाँ नहीं मिल रहा। ठीक है, ब्रीडिंग सीजन के अकॉर्डिंग जो फेवरेबल कंडीशंस है वो नहीं मिल रही। ह्यूमंस की बात करें तो ह्यूमंस माइग्रेट क्यों करते हैं? कि फूड सोर्सेज के लिए, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, एजुकेशन के लिए, करियर के लिए। तो इस तरह से हमारे पास जो सारे फैक्टर्स हैं, ये सारे फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, तभी ऑर्गेनिज्म माइग्रेट करेगा। माइग्रेशन क्यों करता है? ताकि उसे और ज़्यादा बेनिफिट्स मिल सकें। क्या मिले उसको? बेनिफिट्स या प्रॉफिट हो उसको, तभी करेगा। एक होता है सस्पेंड वाला कंडीशन, जो मैंने आपको अभी बताया ना, एंडोस्पोर का फॉर्मेशन बैक्टीरिया कर लेते हैं, और इस तरह से ही आपके पास अपने वो और भी कंडीशंस आते हैं। ये तो एक तो बैक्टीरिया वाला केस हो गया, बाकी फंजाई वगैरह में भी स्पोर का फॉर्मेशन कर लेंगे। मैंने बताया अनफेवरेबल कंडीशन में हमने पढ़ रखा है, जैसे स्लाइमोज वगैरह हो गई, फ्रूटिंग बॉडीज बना के स्पोर्स बना लेते हैं। ठीक है, और डायापॉज वाली कंडीशन आ जाएगी। तो इससे बहुत सारी कंडीशन है कि इसमें होगा क्या? सस्पेंड का मतलब यह है कि ये मेटाबॉलिकली इनएक्टिव है। कैसे हैं? मेटाबॉलिकली इनएक्टिव कंडीशन है। अच्छा, अगर मैं सेल डिवीजन से पूछूं कि ऐसा कौन सा स्टेज है जिसमें जो आपका सेल है वो ग्रोथ जो है, ठीक है, वो नहीं करता,
ठीक है, लेकिन मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है। तो क्या आंसर दोगे आप? जी नॉट फेज। उसमें क्या होगा, वो मेटाबॉलिकली एक्टिव है लेकिन ग्रोथ नहीं करता। ये यहाँ पे वो एग्जाम्पल नहीं आएगा। अगर आप कोई भी जी नॉट फेज के बारे में सोच रहा होता, यहाँ पे जी नॉट फेज नहीं आएगी, क्योंकि इस केस में वो मेटाबॉलिकली एक्टिव है लेकिन ग्रोथ नहीं करते। आ रही है बात समझ में? इस तरह से आपको चीज़ें करनी है। सस्पेंड वाला कंडीशन है कि अब वो रेस्टिंग स्टेज पे है, वो मेटाबॉलिकली इनएक्टिव है। क्या है? मेटाबॉलिकली इनएक्टिव। तो इस तरह से जो आपके ऑर्गेनिज्म है वो रिस्पॉन्ड करते हैं किसके लिए? एबायोटिक फैक्टर्स के अगेंस्ट। यहाँ तक समझ में आ गई? यहाँ पे हमने क्या पढ़ लिया अब तक कि एबायोटिक फैक्टर्स क्या है और ऑर्गेनिज्म एबायोटिक फैक्टर्स के अगेंस्ट रिस्पॉन्स कैसे करता है, वो रिएक्ट कैसे करते हैं। अब आ जाओ बायोटिक फैक्टर्स, इसको समझना। ये है एक, देखो मैंने कहा ना हम तो पढ़ रहे हैं इसमें, यहाँ पे सिर्फ जर्नी हमें पढ़नी, इकोलॉजी में जर्नी है। अब यहाँ पे जो जर्नी वो टप्पू की है, ये रहा टप्पू, ठीक है, इसका नाम भूलना नहीं है। ये टप्पू की जर्नी समझना। हम पढ़ने वाले हैं अभी बायोटिक फैक्टर्स, मतलब कि जो लिविंग फैक्टर्स हैं। इसका मतलब है क्या? जो लिविंग फैक्टर्स है। अब टप्पू की जर्नी ये थी, इसको स्कूल जाना है। कहाँ जाना है इसको? इसका स्कूल ये रहा। टप्पू की जर्नी है, ये घर से निकला, ठीक है। जब ये घर से निकला, सबसे पहले तो इसको एक ऐसा प्लांट मिला जिसपे फ्लावर था। अब टप्पू है शरारती, इसने पहले चीज़ क्या करी, इसको फ्लावर को तोड़ लिया, फर्स्ट चीज़। फिर ये थोड़ा और आगे गया, इसको एक डॉग मिल गया। इसने अपने टिफिन से, इसके पास बैग में बिस्किट्स थे, इसने बिस्किट इसको डॉग को दे दिया। ये थोड़ा और गया आगे, इसका एक फ्रेंड है, इसकी एक फ्रेंड है, उसका नाम क्या था? उसका नाम है शिजुका, ठीक है। अब ये जा रहा है शिजुका को बुलाने, ये आ गई शिजुका भी। ये है टप्पू, ये रही शिजुका, दोनों अब स्कूल जा रहे साथ में, से बुला लिया शिजुका को। अब ये स्कूल गए, ठीक है। स्कूल में जाएंगे तो पहले इनको वॉचमैन सब मिले जिन्होंने उनकी आईडी वगैरह चेक करी, एंड देन फाइनली इनका इंटरेक्शन अपने क्लासमेट से होगा और टीचर से होगा। अब देखो, जब इसकी जो जर्नी थी, इस बीच में इसको कितने लिविंग ऑर्गेनिज्म मिल गए? सबसे पहले तो फ्लावर था, प्लांट क्या है, लिविंग ही है। दूसरा डॉग मिल गया, फिर इसकी एक फ्रेंड आ गई, इसकी फ्रेंड थी शिजुका, इसको शिजुका मिल गई, शिजुका से बात करी, वॉचमैन थे यहाँ पे, वॉचमैन सर थे, उनसे इंटरेक्शन कर लिया, ठीक है। स्कूल गया तो बाकी दो फ्रेंड्स वगैरह मिले, ठीक है, कलीग्स मिले, और भी स्टूडेंट्स मिले, प्रिंसिपल सर होंगे, टीचर्स होंगे, ठीक है, ऐसे बहुत सारे जने थे। अब इस पूरी जर्नी में आप देखो कि एक खाली घर से स्कूल तक की जर्नी में इसको इतने सारे जो बायोटिक फैक्टर्स है, डिफरेंट डिफरेंट बायोटिक फैक्टर्स मिले। अब ये सारे जो बायोटिक फैक्टर्स है, ये सारे पॉजिटिव वाले हैं, ठीक है। अब इसको कहीं ऐसे मान लो कि इसको, ये शिजुका को किसी दिन कोल्ड हो गया, इसको मतलब कि किसी वायरस ने इन्फेक्ट किया था, इसको कोल्ड हो गया। अभी जाते साथ में ना, स्कूल तो साथ में जाते हैं, तो अभी जब साथ में गए तो जब ये घर पे वापस आया तो इसको भी कोल्ड हो गया। अब ये क्यों हुआ? ये क्यों हुआ? इसके ऊपर कौन इफेक्ट कर गया? एक वायरस, जो पहले इसके पास नहीं था। पहले शिजुका को कोल्ड हुआ था, लेकिन ये दोनों साथ में स्कूल जाए थे। कम्युनिकेबल डिजीज है, वायरस तो कहीं पे भी एनवायरमेंट में प्रेजेंट हो सकता है, कहीं पे भी स्प्रेड कर सकता है। तो टप्पू को भी क्या हो गया? कोल्ड हो गया। इसका रीजन क्या था? वायरस। एक तरह से जो पैथोजन है, जो कि ह्यूमंस में क्या करेगा, कोल्ड के लिए और बाकी डिजीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो इस तरह से ये पूरा साइकिल है, ठीक है। तो जो बायोटिक फैक्टर्स है, जो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, वो भी एक दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म को अफेक्ट करके जाते हैं। आ रही बात समझ में? आ रही है यहाँ पे बात समझ में कि जो एक वायरसेस हुए, डिफरेंट डिफरेंट आपके पास पैथोजेंस हैं, दूसरे ऑर्गेनिज्म से कुछ बेनिफिट भी करेंगे तो कुछ नुकसान भी करेंगे। यहाँ पे दोनों केस होता है, ठीक है, पार्शियलिटी नहीं है। अगर बेनिफिट भी करेंगे तो कुछ लॉस भी करेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली हमें इकोसिस्टम को बैलेंस करके चलना है। तो आपको एबायोटिक फैक्टर समझ में आया, इस तरह से आप याद रखोगे। नेक्स्ट है हमारे पास अडेप्टेशंस। हम कहते हैं कि हमने अडेप्ट कर लिया किसी भी कंडीशन के अकॉर्डिंग, अगर हम बात करें तो मतलब हाँ हमने अडेप्ट कर लिया, अब तो धीरे धीरे हमें आदत हो गई। जो धीरे धीरे आदत हो गई, दिस इज व्हाट अडेप्टेशन। देखो अडेप्टेशन 3 टाइप्स की होते हैं मेजरली। एक होता है आपका मॉर्फोलॉजिकली, मतलब एक्सटर्नल फीचर्स में चेंज आ जाना, कि भाई एनवायरमेंट जो कंडीशन है वो चेंज हुई तो मॉर्फोलॉजिकली एक्सटर्नल फीचर्स में भी चेंज आ जाए। फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन या बिहेवियर में कोई चेंज आ जाए, जैसे कि वो पहले किसी और
जो उनका फूड सोर्स है वो अलग था, बाद में कुछ और हो गया। फिजियोलॉजिकली कि वो पहले जो थे उनका जो यूरिन था वो कॉन्सेंट्रेट करके एक्सक्रीट आउट नहीं करते थे, पहले डाइल्यूटेड ही करते थे, बट ज़्यादा टेम्परेचर मिलने लग गया तो अब वो कैसा करेंगे, कॉन्सेंट्रेटेड, है ना। तो इस ऐसे जो अडेप्टेशन है कि जो धीरे धीरे आदत होना, मतलब धीरे धीरे जो चेंजेस आते हैं एक ऑर्गेनिज्म में ताकि वो रिप्रोड्यूस कर सके और सर्वाइव कर सके उसी हैबिटेट में जिसमें वो सालों से रह रहा है, उसे हम बोलते हैं अडेप्टेशन। ठीक है, अब इसमें पहला एक एग्जांपल दे रखा है आपको कंगारू रैट का, जो कि नॉर्थ अमेरिका डेजर्ट में मिल रहा है। मैंने पहले भी सुना, तो अगर कोई डेजर्ट में मिल रहा है और ऑर्गेनिज्म मतलब एनिमल मिल रहा है कंगारू रैट, तो उसमें दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो रैट्स होते हैं ये क्या करेंगे, इंटरनल फैट्स जो होते हैं उसका ऑक्सीडेशन करेंगे ताकि बाय प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा इनको, वाटर। तो ये बाहर से वाटर नहीं कंज्यूम कर रहे, इनकी बॉडी में जो फैट प्रेजेंट है उसका ऑक्सीडेशन करेंगे, वाटर को प्रोड्यूस करेंगे और इनकी बॉडी उसको ही यूटिलाइज कर लेगी, क्योंकि ये रह रहे डेजर्ट में, इनको वाटर आसानी से मिल नहीं रहा, तो इनकी बॉडी ने ये अडेप्टेशन कर लिया कि हमारी बॉडी में जो फैट है उसको ही मेटाबोलाइज करो, उसी से वाटर निकालो, उसी को वापस से यूज कर लो। ये कंगारू रैट में होता है, बाहर से कोई एक्सटर्नल सोर्स वाटर का है ही नहीं, तो वो टेंशन ही खत्म हो जाती है। ठीक है, दूसरा है कॉन्सेंट्रेट यूरिन। यूरिन को कॉन्सेंट्रेट करने का मतलब क्या था, देखो यूरिन के थ्रू ही बॉडी से क्या जा रहा है, आपका वाटर लॉस हो रहा है ना। एनिमल्स की बात करें तो वाटर लॉस हो किसके फॉर्म में रहा है, तो स्वेट के फॉर्म में होगा या यूरिन के फॉर्म में हो रहा है। तो हम जो यूरिन को अगर कॉन्सेंट्रेट करें तो हमने वाटर लॉस को बचा लिया, क्योंकि वो रह कहाँ है, डेजर्ट में, जहाँ पे उसको पानी का जो वाटर का सोर्स है वो इजीली अवेलेबल नहीं है और वो बाहर से ले भी नहीं पा रहा। क्लियर, ये तो था कंगारू रैट का एग्जाम्पल। फिर आता है अडेप्टेशन ऑफ डेजर्ट के प्लांट्स। डेजर्ट के प्लांट्स के अडेप्टेशन क्या होंगे, फर्स्ट देखो सबको बचाना क्या है, डेजर्ट की कंडीशन में बचाना क्या है, ये याद रख लेना, वाटर लॉस, पानी का लॉस नहीं होना चाहिए। बस ये बात ह्यूमंस को समझ में नहीं आती, बाकी सबको समझ में आ गई है कि वाटर लॉस नहीं होना चाहिए। ठीक है, जो डेजर्ट में प्लांट्स हैं, पहली चीज लीफ, हमें पता है ट्रांसपिरेशन स्टोमेटा प्रेजेंट कहाँ पर है हमारे पास, मेजरली लीव्स पे प्रेजेंट है। तो लीफ पे क्या हो जाएगी, इम्परमिएबल कवरिंग आ जाती है, जो किसकी बनी हुई होती है, क्यूटिकल, किसकी बनी हुई है, क्यूटिकल की। ये इम्परमिएबल है, मतलब इम्पर्वियस है, ताकि जो वाटर लॉस है वो लीफ से ना हो, पहली चीज। दूसरी चीज आती है कैम्प पाथवे, आपने पढ़ा होगा क्रेसुलेसिन पाथवे, कैम्प पाथवे होगा सारे डेजर्ट प्लांट्स में। इसमें होगा क्या कि डे टाइम में जो आपके स्टोमेटा हैं वो क्लोज रहेंगे, क्योंकि उस टाइम पे टेम्परेचर, सनलाइट जो है वो बहुत ज़्यादा है, हीट बहुत ज़्यादा है, तो वो क्या रहेंगे, क्लोज रहेंगे, और नाइट टाइम में वो ओपन होते हैं। इस पाथवे को हम बोलते हैं क्रेसुलेसिन पाथवे या कैम्प पाथवे, शॉर्ट में आप बोलोगे इसको कैम्प पाथवे। अब ओपोन्शिया, यूफोरबिया, ये कुछ ऐसे कैक्टस वाले प्लांट्स हैं, इनमें क्या होता है, ये सब आपने ओपोन्शिया सबने देख रखा है इस तरह से, इसमें स्पाइन्स होती हैं, इसमें जो फ्लैशी ग्रीन पार्ट है ये स्टेम का मॉडिफिकेशन, इसमें जो स्टेम है वो लीफ में मॉडिफाई हो जाती है, और जो लीफ थी वो स्पाइन, इसमें जो कांटे आपको दिखते हैं वो लीफ का मॉडिफिकेशन है। ये ऐसा क्यों किया इन्होंने, क्यों ऐसे फ्लैटेंड स्ट्रक्चर है, इसका सबका रीजन क्या है, वाटर लॉस को बचाना, ट्रांसपिरेशन को रोक देना। हम प्लांट्स के केस में वाटर लॉस को क्या बोलते हैं, ट्रांसपिरेशन, तो ट्रांसपिरेशन को रोकना है। आ रही बात समझ में, तो ये अडेप्टेशन थे डेजर्ट्स के, प्लांट्स में और एनिमल्स में। जो ये वाले अडेप्टेशन है ये मेजरली सारे प्लांट्स और एनिमल्स में ऐसा होता है। ठीक है, तो इसलिए हमने जब क्लासिफिकेशन किया हमने क्या बात करी थी, यही तो बात करी थी ना, कि एक पर्टिकुलर पूरे ग्रुप को पढ़ लो, इसका मतलब कि उसमें जितने भी ऑर्गेनिज्म आते हैं आपने सबको पढ़ लिया। आ रही है बात समझ में। अब है अडेप्टेशन ऑफ मैमल्स, हमारी बात हो रही है कि जो मैमल्स हैं इनमें अडेप्टेशन क्या है। मैमल्स में जब आप अडेप्टेशन की बात करोगे तो एक आता है एलेन्स रूल, ये आपकी नीट की पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है कि एलेन्स रूल क्या है। देखो एलेन्स रूल ये है, साइंटिस्ट के नाम पे, ये जो इकोलॉजिस्ट है उसके नाम पे, ये एलन ही था, उसका नाम यही है, एंड उसके नेम पे ये रूल है। उन्होंने ये चीज़ बताई थी कि जो भी कोल्डर क्लाइमेट्स में, ठीक है, मतलब कि जो भी कोल्ड क्लाइमेट्स में ऑर्गेनिजम्स रहेंगे, एनिमल्स की बात हो रही है, जो भी एनिमल्स रहेंगे उनमें शॉर्ट ईयर्स होंगे, लिम्स होंगे टू रिड्यूस हीट लॉस। चाहे आप फोर लिम्ब की बात करो, चाहे हैंड लिम्ब की बात करो, चाहे एक्सटर्नल अपेंडेजेस की बात करो, ये सब कैसे होंगे, शॉर्ट होंगे ताकि हीट लॉस कम हो। आ रही बात समझ में। ईयर्स भी, लिम्स भी, लिम्स फोर लिम्ब, हैंड लिम्ब, ईयर्स की बात करें सारे अपेंडेजेस की बात हो रही, जितनी भी एक्सटर्नल अपेंडेजेस हैं जिनमें टेल्स वगैरह होगी वो भी शॉर्ट होगी, रिड्यूस्ड होगी। प्लांट की बात जब हम अभी नहीं करें, सॉरी, फिर एक्वेटिक मैमल्स की अगर बात करें जैसे सील्स वगैरह होगी, इनमें क्या होगा,
इनमें स्किन के नीचे फैट का डिपोजिशन होता है। फैट का डिपोजिशन क्यों होगा? क्योंकि ये कैसे है, ये इनको बचाता है किससे, कोल्ड क्लाइमेट से। और ये क्या देगा, पूरा हीट जो है वो प्रोवाइड करके जाएगा, इंसुलेटर की तरह एक्ट करता है। जो फैट का लेयर है, और बहुत थिक लेयर होगी इनके, जो फैट की लेयर है वो इनको ऐसे इंसुलेटर की तरह काम करेगी, ताकि इनकी जो बॉडी है वो कैसी रहे, है क्या ये वार्म ब्लडेड एनिमल्स, तो ये अपने आप को रेगुलेट करेंगे ना, टेम्परेचर को, अंदर इनर बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करेंगे, ठीक है, ताकि ये बॉडी हीट को या बॉडी तो देखो यहाँ पे जब मैमल्स की बात आएगी, ये किसको बचाते हैं, हीट लॉस को। ये किससे बच रहे हैं, हीट लॉस से बच रहे हैं। तो इस कंडीशन में था कि इनको स्वेटिंग ज़्यादा करनी है या नहीं करनी। अगर मैं पूछूँ ये हीट लॉस को बचा रहे हैं तो क्या इनको स्वेटिंग ज़्यादा करनी है या नहीं करनी है, ये बचाने की कोशिश कर रहे हैं, समझ रहे। लेकिन हमारी बॉडी का जब टेम्परेचर मेंटेन करना होता है, ठीक है, उस कंडीशन में आपने देखा होगा जब आप बहुत ज़्यादा रनिंग है वो करते हो, पसीना आता है ना, ताकि आपकी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन हो सके। आ रही बात समझ में? इस तरह चीज़ें सारी इंटरलिंक्ड हैं। आपकी बॉडी में कोई भी प्रोसेस अगर होता है उसका एक रीज़न है, ठीक है, ऐसे ही कुछ भी नहीं हो रहा। फिर आता है फिजियोलॉजिकल या बायोकेमिकल अडेप्टेशन। इसमें क्या है, देखो जो आर्की बैक्टीरिया में हम अभी पहले बात भी कर रहे थे ना, आर्की बैक्टीरिया, ऐसे बैक्टीरिया जो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम कंडीशंस में भी सर्वाइव कर सकते हैं। ये बैक्टीरिया जैसे कि हॉट स्प्रिंग्स हो गया, डीप सी हो गया, हाइड्रोथर्मल वेंट्स वगैरह कंडीशंस हो गई, बहुत ज़्यादा सलाइन कंडीशन है, बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर है, बहुत लो टेम्परेचर है, आर्टिक एंटार्टिक रीजन है, इस तरह जगहों पे सब जगह ये मिल जाते हैं, ठीक है। बहुत सारी फिशेस भी होती है जो एंटार्टिक वाटर वेव्स में उसमें रह लेती है। तो इन्होंने इनकी फिजियोलॉजिकल कंडीशंस, इनकी जो सारे प्रोसेस है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी है, उसको ही इन्होंने इस तरह से अरेंज कर लिया है कि वो उस एनवायरनमेंट में भी सर्वाइव कर सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे ये जो आपके इन्वर्टिब्रेट्स हैं, फिशेस हैं, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम एकदम लोअर बेंथिक जोन में जाके भी रह लेते हैं। उसका रीज़न क्या है, इनकी फिजियोलॉजिकल कंडीशन, इनके जो प्रोसेस है वो इस तरह से अरेंज हो गए हैं कि ये इतने ज़्यादा लो प्रेशर पे भी सर्वाइव कर जाते हैं, एकदम डीप जो आपका सी में, एकदम डेप्थ में जाके भी ये सर्वाइव करते हैं। अगर हम हाई एल्टीट्यूड सिग्निंग्स की बात करें, जब भी हम माउंटेन्स वगैरह पे जाते हैं, हम ट्रैकिंग करने जाते हैं, ठीक है, जब हम ट्रैकिंग करने आप जाते हो तो बहुत ज़्यादा हाई माउंटेन वगैरह आप जा रहे हो, बहुत जिसका पीक बहुत हाई है, तो धीरे धीरे क्या होता है, जब आप स्टार्ट करते हो तो बहुत एंथुजियास्टिक तरीके से स्टार्ट करते हो, ओहो आज ट्रैकिंग करनी है। बट जैसे जैसे आप एक एल्टीट्यूड पे एक आगे आगे बढ़ते हो, जैसे हाइट इंक्रीज होती है, आप देखो कि बहुत सारे लोगों को वॉमिटिंग स्टार्ट हो जाती है, बहुत सारे लोगों को ब्रीदिंग करने में प्रॉब्लम आ रही होती है, ठीक है, उन्हें ऐसा लग रहा है उनकी मसल्स वगैरह नम हो गई, वो आगे चल नहीं सकते, ठीक है, बहुत सारे लोगों को लगता है कि उनका हेड एक हो रहा है, ठीक है। तो ये जो सारी कंडीशन है कि नोजिया हो रहा है, फटीगनेस आ रही है, कि अब हमारी बॉडी जो है वो काम नहीं करी, मसल क्रैम्प्स आ जाते हैं, ये सारी कंडीशंस क्यों आ रही है, जैसे जैसे हम हाई टेम्परेचर पे जाते हैं तो इसको कहते हैं एल्टीट्यूड सिकनेस। ये जो कंडीशन है इसे आप बोलोगे एल्टीट्यूड सिकनेस। इसमें होगा क्या, जैसे हार्ट पैल्पिटेशंस होंगे, फटीगनेस वगैरह आती है। इसका रीज़न ये कि हमारी जो बॉडी में आपका जो ब्लड प्रेशर और ये है, ठीक है, O2 की अवेलेबिलिटी हाइट पे धीरे धीरे कम होती जा रही है। तो जब O2 की अवेलेबिलिटी जो है वो कम हो रही है, तो उसको ओवरकम करने के लिए जो बॉडी है RBC का नंबर बढ़ा देगी, ब्रीदिंग रेट को इंक्रीज कर देगी, ताकि हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन की बाइंडिंग जो है वो ज़्यादा फास्ट हो सके, ताकि जितनी भी आपके टिश्यूज़ हैं उन पे जो ऑक्सीजन का सप्लाई है वो भी बढ़ जाए। आ रही है बात समझ में? इस तरह से हमारी बॉडी रिस्पॉन्ड करती है जब हमें हाइट पे जाना होता है। बिहेवियर अडेप्टेशन की अगर बात करें तो कॉमन एग्जांपल है डेजर्ट लिजर्ड का। डेजर्ट लिजर्ड क्या करती हैं, जो डेजर्ट्स में रह रही है, जब अगर इनकी संख्या कंडीशन है कि अगर टेम्परेचर बहुत लो है, बहुत कोल्ड वाला कंडीशन अगर हो गई 0 -10 ऐसी कंडीशन में है, तो ये बाहर जाती हैं ताकि ये धूप में, सन में ये खुद को वहाँ पे रखती है, ताकि इनके ऊपर डायरेक्ट सनलाइट पड़ सके और इनका जो बॉडी का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो जाए, ताकि इनको थोड़ा हीट फील हो, इनकी बॉडी में भी हीट जनरेट हो, इसके लिए ये चले जाएंगे सनलाइट के एक्सपोजर में। अब जैसे ही टेम्परेचर नॉर्मल हो गया, ये वापस क्या करेंगी, शेड में आ जाएंगे। फिर जैसे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर इनका हाई हो रहा है तो ये वापस से धूप में चल जाएंगी। ये है डेजर्ट लिजर्ड का एडेप्टेशन। वो इस तरह से रहती हैं कि बहुत ज़्यादा ठंड होगी तो ये सनलाइट में जाएंगे, बहुत ज़्यादा हीट भी हो जाएगी तो वापस से शेड में आ जाएंगे। ये इनका एडेप्टेशन। हमें पता है कि बहुत सारी स्पीशीज़ होती हैं जो
सॉइल में अपना जो बरो बनाने के बाद फिर रहते हैं, ठीक है, ताकि जो ग्राउंड लेवल पे हीट है उन्हें वो हीट जो है उसे मतलब उसको बच सके, ठीक है। तो ये बरो बना के आपने जैसे आपके रोडेंट्स वगैरह हमेशा ले सकते हैं, वो बरो बना के होल्स वगैरह बना के एकदम डीप सॉइल में वहाँ जाके रह लेते हैं, क्लियर है। तो ये आपके सारे क्या हैं, अडेप्टेशंस। डेजर्ट के अडेप्टेशंस अलग हैं, मैमल्स के अडेप्टेशंस अलग हैं, ठीक है, फिजियोलॉजिकल चेंजेस अलग हैं, बिहेवियरल चेंजेस अलग हैं। तो 3 टाइप के चेंजेस है, अडेप्टेशंस आपने पढ़े। एनवायरनमेंट में कंडीशन में चेंज होगा तो 3 टाइप के चेंज आप पढ़ चुके हो। कौन कौन से? सबसे पहले मॉर्फोलॉजिकल, ठीक है, उसके बाद में सेकंड आपके पास आया था फिजियोलॉजिकल, जिसमें मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के लिए। तीसरा आपके पास आया था बिहेवियर, कि बिहेवियर में कैसे चेंजेस आते हैं। आ रही है बात समझ में? तो यहाँ तक आपने क्या पढ़ लिया है, अडेप्टेशन। नेक्स्ट देखते, नेक्स्ट है आपके पास में पॉपुलेशन, ठीक है। पॉपुलेशन बहुत बेसिक सी चीज है। पॉपुलेशन है क्या? देखो, एक था इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म, अब एक है पॉपुलेशन। देखो, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पीशीज। स्पीशी कैसी होनी चाहिए? सेम। ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, यहाँ पे ऐसे मान लो ये ग्रुप ABCD, ये ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स है, इनकी स्पीशी कैसी है? सेम, दैट लिव इन अ गिवन जोग्राफिकल एरिया, जो एक पर्टिकुलर हैबिटेट में रह रहे, एक जोग्राफिकल एरिया में रह रहे। शेयर और compete फॉर सिमिलर रिसोर्सेज एंड पोटेंशियली रिप्रोड्यूस। देखो, पॉपुलेशन वाले जो ऑर्गेनिजम्स हैं ये क्या करने चाहिए? आपस में इंटरब्रीड करने चाहिए। ये स्पीशीज, जो सिमिलर स्पीशीज के ऑर्गेनिज्म है, ये आपस में क्या करेंगे? इंटरब्रीड करेंगे, तभी ये कैसा कंडीशन होगी कि ये एक पॉपुलेशन बना के जाएंगे। जैसे कि ह्यूमंस, फिर डॉग का, कैट का, ये पर्टिकुलर क्या है? पॉपुलेशंस हैं। आ रही बात समझ में? जो अब देखो, जो पॉपुलेशन की इकोलॉजी है वो लिंक करेगी पॉपुलेशन जेनेटिक्स से भी और एवोल्यूशन से भी। अभी आप देखिए, हमने कहा कि धीरे धीरे एनवायरमेंटल में चेंज हुआ, ऑर्गेनिज्म ऐसे रिएक्ट करेगा, तो रिएक्ट करने के बाद में उसमें जो चेंजेस आए, वो चेंजेस और म्यूटेशंस को तो हम एवोल्यूशन कहते हैं या नहीं कहते? चेंजेस और म्यूटेशन की वजह से ही जो प्रोग्रेसिव आपके पास चेंजेस या म्यूटेशंस आते हैं, उसी को तो हम एवोल्यूशन कहते हैं या नहीं? एग्री कर रहे हो या नहीं? उसे तो हम क्या कहेंगे? एवोल्यूशन। जो चेंजेस आ रहे हैं, जो म्यूटेशंस हो रहे हैं, यही तो आपका एवोल्यूशन है, यही तो प्रोसेस एवोल्यूशन का है। और हम बोल रहे हैं कि जो इंटरेक्शन हुआ था ना, वो इकोलॉजी है, और जब चेंज हो गया वो क्या है? आपका एवोल्यूशन। और पॉपुलेशन जेनेटिक्स, क्योंकि अल्टीमेटली जब चेंजेस हो रहे हैं, वो हो कहाँ रहे हैं? वो चेंजेस अल्टीमेटली जेनेटिक मटेरियल में हो रहे हैं। किस में होके जा रहे हैं? जेनेटिक मटेरियल में। अब RNA, DNA, प्रोटीन्स मान के चल लो, ठीक है। 3 टाइप के हमारे पास जेनेटिक मटेरियल है, हम पढ़ के आ चुके हैं पहले आगे क्लासिफिकेशन में, RNA, DNA एंड प्रोटीन्स, ठीक है। तो ये देखो, सारी चीज़ें इंटरलिंक्ड है, कुछ भी ऐसे सेपरेट नहीं है, इसलिए सारे टॉपिक्स को कवर करना इम्पॉर्टेंट होता है। आ रही, ये तो क्या है आपका? पॉपुलेशन का मतलब समझ में आया, ठीक है। ह्यूमन का पॉपुलेशन, डॉग का पॉपुलेशन, कैट का पॉपुलेशन, ऐसे याद रखोगे। ये सब आपस में इंटरप्रेट कर सकते हैं, रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये क्या बना के जा रहे हैं? पॉपुलेशन को बना के जा रहे हैं। आ गई बात समझ में? कैसे याद रखोगे? ह्यूमन पॉपुलेशन, ये एक पॉपुलेशन है, डॉग पॉपुलेशन ये दूसरी पॉपुलेशन है। इस तरह से एग्जाम्पल याद रख लो। और अगर आपसे मैं पूछे एक इंडिविजुअल की बात करो, तो अपना नेम याद रख लो। सबको अपना नेम तो याद ही है, तो अगर हम एक पर्टिकुलर एक ऑर्गेनिज्म की बात करेंगे, इंडिविजुअल की बात करेंगे, तो अपना नेम। पॉपुलेशन की बात करें तो ह्यूमन पॉपुलेशन, डॉग पॉपुलेशन, इस तरह से याद रखोगे। ये था पॉपुलेशन को। सेम स्पीशीज के ऑर्गेनिज्म से ग्रुप में, ठीक है, ग्रुप ऑफ सेम ऑर्गेनिज्म ऑफ सेम स्पीशी, एक स्पीशी के ऑर्गेनिजम्स, और जो क्या कर सकते हैं? रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, और वो फूड रिसोर्सेज के लिए लड़ेंगे। लड़ना ज़रूरी है। लड़ेंगे क्यों? क्योंकि देखो, रिसोर्सेज जो हैं, अगर ह्यूमंस की बात करें, ठीक है, जो रिसोर्सेज होते हैं वो ऐसे इनडेफिनिट तो है नहीं, रिसोर्सेज लिमिटेड हैं। तो जब लिमिटेड रिसोर्सेज होंगे तो वहाँ पे क्या होगा? कंपटीशन होगा। हम एक रेस में होते हैं ना, जैसे हम क्लासेस में भी होता है कि कौन फर्स्ट रैंक लाएगा, कौन लास्ट रैंक लाएगा। तो ये जो रेस है, ये रेस लिविंग ऑर्गेनिज्म भी उसमें पार्टिसिपेट करते, बस उनका रेस थोड़ा अलग है। वो फूड सोर्सेज के लिए, है ना, अपने होम्स के लिए, इन सब चीज़ों के लिए कॉम्पीट करते हैं एक दूसरे के अगेंस्ट। अब पॉपुलेशन के एट्रीब्यूट्स क्या हैं? अगर मुझे किसी की पॉपुलेशन को पढ़ना हो, किसी पॉपुलेशन की स्टडी करनी हो, तो मैं किस फैक्टर को कंसिडर करूँ? इसे मैं बोलूँगी एट्रीब्यूट।
क्या बोलेंगे, एट्रीब्यूट या उस पॉपुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स है कि आप इसे पढ़ो तो आपको पता चलेगा उस पॉपुलेशन के बारे में। ठीक है, मुझे ऐसे फैक्टर्स चाहिए कि अगर मेरे को पॉपुलेशन की स्टडी करनी है तो मुझे वो फैक्टर्स चाहिए जिससे मेरी स्टडी ईजी हो जाए। वो स्टडी ईजी करने के लिए हमारे पास मेजर 4 आपके पास में एट्रीब्यूट्स हैं। सबसे पहले देखो बर्थ रेट, जिसको नेटेलिटी कहते हैं। बर्थ रेट को क्या कहते हैं, ये चीज़ जो टर्म्स है इसे आप भूलोगे नहीं। बर्थ रेट इज नेटेलिटी, डेथ रेट इज मॉर्टेलिटी। ठीक है, जैसे हम कहते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे इमॉर्टल है, जो डाई नहीं करते, जो मरते ही नहीं है, तो उसका अपोजिट क्या होगा, इमॉर्टल मतलब जिसकी डेथ नहीं हो सकती, मॉर्टल मतलब जिसकी डेथ होती है। तो मॉर्टेलिटी को यहाँ से आप याद रखोगे डेथ रेट, नेटेलिटी इज बर्थ रेट। अब इसको समझना, अगर मुझे एक पॉपुलेशन की बर्थ रेट कैलकुलेट करनी है तो उसे कैलकुलेट कैसे करेंगे। एक तो होता है कि एवरेज नंबर प्रोड्यूस बाय बर्थ और हैचिंग का परसेंट टाइम पे। इसका मतलब क्या हुआ कि एवरेज हम देख रहे हैं कि एक पर्टिकुलर टाइम में, जैसे अगर हम 6 मंथ्स की बात कर रहे हैं, मैं देख रहा हूँ 6 मंथ्स में एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन में कितने ऑर्गेनिजम्स जो थे उनका बर्थ हुआ। तो नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स एक पर यूनिट टाइम में, जो कि या जर्मिनेट करके, जैसे हम प्लांट्स की बात करें तो जर्मिनेशन होगा, जो जिनमें एग्स वाला एग फॉर्मेशन होगा वहाँ पे हैचिंग होगी, और जिनमें यंग वंस प्रोड्यूस होते हैं वहाँ पे बर्थ होगा। तो इन तीनों कंडीशंस में हम एवरेज नंबर ऑफ इंडिविजुअल को लेकर चल रहे हैं जो एक पर्टिकुलर टाइम में प्रोड्यूस हो रहे हैं। लेकिन ये चीज़ अभी ह्यूमंस की नहीं है। अगर मैं ह्यूमन की बर्थ रेट कैलकुलेट करूँ तो नंबर ऑफ बर्थ्स पर 1000 इंडिविजुअल इन अ पॉपुलेशन पर ईयर। अगर पूरे एक साल में हम देखेंगे तो हम देखते हैं कि कितने इंडिविजुअल जो है उनका बर्थ हुआ इन कंपैरिजन टू 1000 इंडिविजुअल। 1000 लोगों पे कितने लोगों का जो है वो बर्थ हुआ, ये कैलकुलेट करते हैं हम ह्यूमन के केस में। यहाँ पे एक टर्म आती है जिसे बोलते हैं, अगर हम बर्थ रेट की बात करें तो यहाँ पे एक टर्म आएगी पोटेंशियल नेटेलिटी। पोटेंशियल नेटेलिटी का क्या मतलब होगा, देखो पोटेंशियल मतलब कैपेसिटी, और यहाँ पे मतलब मैक्सिमम एक पॉपुलेशन, ठीक है, पर टाइम में कितना मैक्सिमम बर्थ जो है इंडिविजुअल्स के वो हो सकते हैं, वो कहलाएगा पोटेंशियल नेटेलिटी। उस पर्टिकुलर पॉपुलेशन की पोटेंशियल नेटेलिटी कि इतने मैक्सिमम बर्थ एक पर्टिकुलर टाइम में हो सकते हैं, ये है पोटेंशियल नेटेलिटी। फिर इस तरह से है पोटेंशियल मॉर्टेलिटी। डेथ रेट की अगर हम बात करेंगे तो मॉर्टेलिटी, यहाँ पे क्या, कितने मिनिमम डेथ एक पॉपुलेशन में एक पर्टिकुलर टाइम में हो सकते हैं, उसे आप बोलोगे पोटेंशियल मॉर्टेलिटी। मैक्सिमम बर्थ तो पोटेंशियल नेटेलिटी, पोटेंशियल मॉर्टेलिटी मिनिमम डेथ एक पर्टिकुलर टाइम में होगी, उसे हम बोलेंगे ये। फिर अगर देखो ये तो पर ईयर में कैलकुलेट किया, ठीक है, कि बर्थ कितने नंबर ऑफ बर्थ हो रहे हैं पर 1000 इंडिविजुअल इन पर ईयर। अगर हम कहें कि हाफ ईयर के लिए कैलकुलेट करें, हाफ ईयर के लिए अगर कैलकुलेट करते, जैसे जुलाई मंथ के लिए कैलकुलेट किया, तब इसे आप बोलते हो क्रूड बर्थ रेट। क्या बोल के जाएंगे हम, क्रूड बर्थ रेट कह के जाएंगे। ठीक है, सेम केस हाफ ईयर के लिए अगर हम डेथ्स को कैलकुलेट करेंगे तो ये कहलाएगा क्रूड डेथ रेट। क्या बोल के जाएंगे वैसे, क्रूड डेथ रेट। आ रही बात समझ में। फिर आता है सेक्स रेशियो। व्हाट इज सेक्स रेशियो, ठीक है, नंबर ऑफ फीमेल्स, इसको याद समझना, यहाँ पे नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स, ये हम कैलकुलेट करके जाएंगे, इसे आप बोलेंगे सेक्स रेशियो, मेल या फीमेल में। ठीक है, इनमें कितना प्रपोर्शन में वो एक पॉपुलेशन प्रेजेंट है, इसे आप बोलते हैं सेक्स रेशियो। इसके बाद आता है एज पिरामिड। एज पिरामिड में आप ये डिटरमाइन कर सकते हो कि जो पर्टिकुलर पॉपुलेशन है ये कैसी है, ये आगे जाके ग्रोथ करेगी, ठीक है, डिक्लाइन हो जाएगी, एक्सटिंक्ट हो जाएगी। इसको पढ़ने के हम एज देखते हैं। उसके पैरामीटर्स होंगे 3। प्री रिप्रोडक्टिव कि मतलब अभी इनके अंदर रिप्रोडक्शन की कैपेबिलिटी नहीं आई है। फिर आता है रिप्रोडक्टिव कि इन्होंने रिप्रोडक्टिव वाला जो मैच्योरिटी वो अटेन कर लिया, अभी आगे ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर सकते हैं। एंड देन आएगा आपके पास पोस्ट रिप्रोडक्टिव, ठीक है, जो ओल्ड एज मान के चलते ना, जिस पोस्ट। देखो जब एक्सपेंड, इसमें 3 टाइप के हैं, एक्सपेंडिंग, स्टेबल एंड डिक्लाइनिंग। 3 है, एक्सपेंडिंग, स्टेबल एंड डिक्लाइनिंग। एक्सपेंड में क्या होगा, आप देख रहे हो सबसे ज़्यादा होंगे प्री रिप्रोडक्टिव,
प्री रिप्रोडक्टिव सबसे ज़्यादा, उसके बाद रिप्रोडक्टिव एंड देन आपके पोस्ट वाले। तो ये तो है एक्सपेंडिंग, सबसे ज़्यादा प्री होना चाहिए एक्सपेंड करने के लिए, क्योंकि ये आगे जाके रिप्रोडक्शन की मैच्योरिटी अटेन करेंगे और फिर ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करेंगे। स्टेबल कंडीशन ये होगी जिस कंडीशन में प्री और रिप्रोडक्टिव के इंडिविजुअल्स अप्रॉक्सीमेटली इक्वल नंबर में हैं, तो ये स्टेबल कंडीशन है। लेकिन अगर ऐसी कंडीशन जिसमें प्री वाले जो हैं सबसे लीस्ट नंबर में एज कम्पेयर टू रिप्रोडक्टिव में, ऐसी पॉपुलेशन को हम बोलेंगे डिक्लाइनिंग। क्योंकि देखो जो फ्यूचर जनरेशन आ रही है, फ्यूचर जनरेशन जो आगे जाके रिप्रोडक्शन कर सकती है वो बहुत कम अमाउंट में है, तो आगे जाके हमें पता है कि पॉपुलेशन का जो नंबर होगा वो डिक्लाइन या डिक्रीज कर जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आ गई? क्या होगा आगे, नंबर डिक्लाइन या डिक्रीज हो जाएगा। अब आ जाओ पॉपुलेशन साइज पे, या जिसको हम पॉपुलेशन डेंसिटी, अगर हम एक पर्टिकुलर एरिया ले रहे हैं, एक पर्टिकुलर टाइम में कैलकुलेट करें, सपोज मान लो ये एक फील्ड है, यहाँ पे प्लांट्स हैं, मुझे इसी फील्ड के अंदर जो प्लांट्स हैं ये कैलकुलेट करना है कि इसमें यहाँ पे है कितने प्लांट्स, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी, मतलब नंबर ऑफ इंडिविजुअल, नंबर ऑफ प्लांट्स स्पीशीज पर यूनिट एरिया और वॉल्यूम। इस पर्टिकुलर एरिया में कितने नंबर ऑफ इंडिविजुअल या प्लांट्स प्रेजेंट है, इसे हम बोलते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी। यहाँ पे डी आएगा, पॉपुलेशन डेंसिटी, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स जो प्रेजेंट है पर यूनिट एरिया। आप इसको मीटर स्क्वायर में ले सकते हो, मीटर क्यूब में ले सकते हो, दोनों कंडीशंस अवेलेबल हैं। इसको n अपॉन a लिख लो, तो ये क्या बन गया, d इज इक्वल्स टू n बाय a। आ रही बस समझ में? नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स इन अ पर्टिकुलर एरिया, अगर यहाँ पे 10 इंडिविजुअल्स हैं, 10 इंडिविजुअल्स, 10 ही हमारे पास मीटर स्क्वायर एरिया था, तो पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी आ गई, 1। इस तरह से आप कैलकुलेट करते हो। पहले प्लांट्स को कैलकुलेट किया, एरिया मेजर किया, दोनों को डिवाइड किया, हमारी पॉपुलेशन जो डेंसिटी है या साइज है वो कैलकुलेट हो गया। आ गई बात समझ में? इस तरह से हम पॉपुलेशन डेंसिटी या साइज को कैलकुलेट करते हैं। अब आ जाओ पॉपुलेशन ग्रोथ। एक कोई पॉपुलेशन है, उसकी ग्रोथ किस फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, तो किस फैक्टर पे डिपेंड करेगी? आप बोलोगे कि कितना फूड अवेलेबल है, ऑब्वियसली तो सिर्फ ह्यूमंस का केस मत मान के चलो, हमारे पास बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स और भी हैं, और वो जो सर्वाइव करते हैं वो दो बेसिस पे सर्वाइव करते हैं। पहली चीज़ फूड सोर्स, उनको खाना मिलना चाहिए। दूसरी चीज़ रिप्रोडक्शन, अगर वो ऑफस्प्रिंग नहीं बनाएंगे, उनकी पॉपुलेशन को और आगे इंक्रीज नहीं करेंगे तो वो एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। उन्हें दो ही चीज़ समझ में आती है, एक है फूड ढूंढना, मतलब कि उनका फूड मिलना चाहिए उन्हें, दूसरा रिप्रोडक्शन करना। ह्यूमंस के लिए हमारे पास बहुत सारे और फैक्टर्स हैं कि हमें पढ़ाई भी करनी है, फिर हमें करियर बनाना है, लेकिन उनको दो ही चीज़ समझ में आती है, खाना एंड रिप्रोडक्शन, दो ही चीज़ उन्हें समझ में आएगी। प्रेडेशन प्रेशर, प्रेडेशन प्रेशर बहुत इंपॉर्टेंट है कि देखो हमारे पास, जैसे अगर बात करोगे तो आपके बहुत सारे डिफेंस मैकेनिज्म्स हैं। हमने तो वेपन्स बना लिए, हम तो न्यूक्लियर वेपन्स बना लिए, ह्यूमंस ने तो न्यूक्लियर वेपन्स बना लिए, लेकिन जो बेचारे एनिमल्स हैं, जो प्लांट्स हैं, जो अपने से हिल भी नहीं सकते, उन्हें तो डिफेंस मैकेनिज्म बनाना पड़ेगा ना। तो वो जो प्रेडेशन प्रेशर से बचने के लिए, क्योंकि ऐसा नहीं हो कि प्रेडेटर बहुत ज़्यादा मतलब स्ट्रॉन्ग हो जाए, प्रेडेटर बहुत स्ट्रॉन्ग है तो क्या वो प्रे को जीने देगा? नहीं जीने देगा। तो इसलिए प्रेडेशन प्रेशर बहुत मैटर करता है कि उनके ऊपर कितना प्रेडेशन प्रेशर है। और फिर वेदर, जिसको आप मान के चलो कि भाई एनवायरमेंटल कंडीशंस, इसको आप मान के चलोगे एनवायरमेंटल कंडीशंस, ठीक है। जो चार बेसिक प्रोसेस हैं, जिसे पॉपुलेशन डेंसिटी हमने कहा, एक पॉपुलेशन साइज हमने कैलकुलेट किया था ना अभी आगे, उसको कैलकुलेट अगर हम करते हैं तो अभी एक बार तो हमने कैलकुलेट करे, 1 आंसर आ गया। अब मैं बोल रही हूँ कि जब किसी और ने किया, उन्होंने मुझे गलत बता दिया, उन्होंने कहा नहीं आपने जो कैलकुलेशन करी वो गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि पॉपुलेशन डेंसिटी को 4 फैक्टर अफेक्ट करके जाते हैं। वो बोलेंगे आपने ये फैक्टर पढ़े नहीं, जब तक आप इन फैक्टर को पढ़ोगे नहीं आपको पता ही नहीं आप गलती कहाँ कर रहे हो। 4 फैक्टर्स पढ़ो ताकि आपको भी कोई गलत साबित ना कर दे। पहला है इमिग्रेशन। देखो प्लस का साइन मतलब पॉपुलेशन इंक्रीज, ये चीज़ समझना। प्लस का साइन मतलब पॉपुलेशन इंक्रीज, माइनस का साइन मतलब पॉपुलेशन डिक्रीज। इमिग्रेशन आई से याद होगी, और इन पॉपुलेशन में बाहर से कोई आता है माइग्रेट करके, वो है इमिग्रेशन, ठीक है। कोई जाता है वो है एमिग्रेशन, एग्जिट।
इन और एग्जिट से याद होगी, इन इमिग्रेशन अंदर आ रहे हैं तो पॉपुलेशन बढ़ेगी, एमिग्रेशन जा रहा है तो पॉपुलेशन कम होगी। फिर है नेटेलिटी एंड मोर्टेलिटी, यहाँ पे टी आएगा, मोर्टेलिटी। नेटेलिटी मतलब बर्थ रेट, नेटेलिटी मतलब क्या था, बर्थ रेट। तो बर्थ अगर हो रहे हैं, ऑफस्प्रिंग्स बन रहे हैं, ठीक है, तो पॉपुलेशन में ऐड ऑन होंगे तो इनका डेंसिटी या साइज इंक्रीज होगा। अगर डेथ होगी तो पॉपुलेशन साइज डिक्रीज। तो उन्होंने मुझे जो बताया था वो मेरी गलती उस टाइम पे ये थी कि उन्होंने क्या समझाया कि आपने जो एक्सपेरिमेंट किया उसमें गलती क्या थी, आपने इन 4 फैक्टर्स को कंसिडर नहीं किया। आप तो बोले इतने प्लांट्स थे और आपने निकाले, पर आप ये 4 फैक्टर्स को कंसिडर करना भूल गए। तो आप यही गलती नहीं करोगे, आप बताओगे कि पॉपुलेशन डेंसिटी को ये 4 फैक्टर अफेक्ट करके जाते हैं। इसका एक फॉर्मूला होता है जिससे आपको एग्जाम में न्यूमेरिकल आएगा। ये फॉर्मूला है n+1 एक पर्टिकुलर टाइम पे, ठीक है। पहले आपके पास जितनी पॉपुलेशन थी, जैसे मैंने पहले बताया ना, मेरे पास पहले 10 थे, प्लस यहाँ पे आपके पास आएगा, हम पहले ऐड करेंगे बर्थ प्लस इमिग्रेशन। पॉपुलेशन को इंक्रीज करने वाले फैक्टर्स को हमने एक साथ रख लिया, एक सेकेंड, पॉपुलेशन को इंक्रीज करने वाले फैक्टर्स को मैंने साथ में कर लिया एड ऑन। उसमें से माइनस क्या किया, ये पॉपुलेशन इंक्रीज करने वाले फैक्टर थे, बर्थ एंड इमिग्रेशन, जो पॉपुलेशन साइज को इंक्रीज करके जाएंगे। इनमें से माइनस किसको करूंगी मैं, डेथ प्लस इमिग्रेशन, जो पॉपुलेशन साइज को डिक्रीज करके जाएंगे। ये फॉर्मूले से क्वेश्चन आता है और आएगा, उसका टेंशन आप नहीं करो, बस ये समझना। पहले इनिशियल पॉपुलेशन, इसको क्या बोलोगे आप, इनिशियल पॉपुलेशन, और ये आपकी कौन सी पॉपुलेशन है, जो फाइनल पॉपुलेशन बाद में बनेगी। कि पॉपुलेशन जो है, ये जो फैक्टर है कंटिन्यूस चेंजिंग है। हो सकता है डेथ्स हो गई, हो सकता है ज़्यादा बर्थ्स हो गए, हो सकता है कोई माइग्रेट कर गया, ठीक है, कोई बाहर से आ गया, तो इसीलिए ये एक बहुत चेंजिंग फैक्टर है, हम इसको बार बार चेंज होता जाएगा। ये एक स्टेबल या स्टैटिक नहीं है, ये चेंज होगा, ठीक है। इनिशियल पॉपुलेशन 100 थी तो हमने 100 मान लिया, ठीक है। बर्थ प्लस इमिग्रेशन, इस पर एक क्वेश्चन भी देख लिया, तो एक सेकेंड, ये चारों फैक्टर समझ में आ रहे हैं ना। हमें कंसिडर करना है इमिग्रेशन, नेटेलिटी, एमिग्रेशन एंड मोर्टेलिटी। ये इसका फॉर्मूला देखो, ये फाइनल पॉपुलेशन है, बर्थ प्लस इमिग्रेशन माइनस डेथ प्लस एमिग्रेशन। अब इसको समझना, पहले मेरे पास 10 थे, मेरे पास बर्थ 5 हुए, बाहर से 10 आए, डेथ 2 हुई, एक चला गया, एक माइग्रेट कर गया। इसको कैलकुलेट करूँ तो 10, यहाँ पे कितना बचा 15, यहाँ पे 3, ब्रैकेट सॉल्व करो, ये इनटू है यहाँ पे बीच में, इसी समझना। अच्छा नहीं, प्लस था ना, सॉरी, इनटू कहाँ बोल रही हूँ मैं भी। ठीक है, इनिशियल पॉपुलेशन में ऐड करेंगे 10 प्लस 15 में से 3 गए, कितने बचे, आप बोलोगे 12। अब फाइनल पॉपुलेशन कितनी होगी, 10 और यहाँ पे 12, तो कितनी हो गई, यहाँ पे आपके पास हो गए 22। तो आपके फाइनल पॉपुलेशन कितनी है, आप बोलोगे 22। इनिशियल पॉपुलेशन कितनी थी, 10। इस तरह से आपके पास क्वेश्चन आएगा, ठीक है। यूजुअली वो फाइनल पॉपुलेशन ही पूछते हैं, पर हम इस तरह से वैल्यू जो है पुट करोगे, आंसर निकाल लोगे। यहाँ पे आपको 4 फैक्टर समझ में आए जो एक पॉपुलेशन साइज को या डेंसिटी को अफेक्ट करके जाएंगे, और अगर ये जो न्यूमेरिकल आएगा उसको सॉल्व करने का तरीका, यहाँ से एक क्वेश्चन प्रोमिनेंट होता है, आएगा ही आएगा। अब आएंगे ग्रोथ मॉडल। हम कह रहे हैं ना कि ग्रोथ हो रही है, तो अब आपका क्वेश्चन ये होगा ना कि ग्रोथ हो रही है तो हो कैसे रही है, तो ग्रोथ के लिए मॉडल भी दोगा। देखो हम पढ़ रहे हैं तो हमारे पास थियोरेटिकल भी है और उनको एक्सपेरिमेंट भी किसी ने परफॉर्म किया है। तो थियोरी तो ये कहती है कि 2 मॉडल है, एक लॉजिस्टिक ग्रोथ का, एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का। पहले एक्सपोनेंशियल समझना, मैं जानबूझ के पहले एक्सपोनेंशियल बता रही हूँ। एक्सपोनेंशियल का मतलब होता है कंटिन्यूस इंक्रीजिंग। ये कैसा है, कंटिन्यूस इंक्रीजिंग। तो इस कंडीशन में रिसोर्सेस अनलिमिटेड है। अगर मैं आपको बोलूँ कि आपके पास नेट डेटा अनलिमिटेड है तो आप खुश हो जाओगे, आप बोलोगे मैम बस यही तो चाहिए था। तो यहाँ पे रिसोर्सेज अनलिमिटेड, यहाँ पे फूड रिसोर्सेज उनकी बात हो रही है, तुम्हारी तरह नेट की बात नहीं हो रही, ठीक है ना। यहाँ पे हो रही है रिसोर्सेज की बात।
रिसोर्सेज अनलिमिटेड कर दिए। तो आप ये मान के चलो एक पॉपुलेशन है, उसको मैं कह रही आपको फूड रिसोर्सेज अनलिमिटेड है, वाटर अनलिमिटेड है, आप यूज़ करो, आपके पास अच्छे खासा अमाउंट में है, आप यूज़ करो। वो बोलेंगे वेरी गुड, वेल डन। मैंने आपको बताया ना कि एनिमल्स को 2 ही चीज़ चाहिए, खाना एंड देन रिप्रोडक्शन करना, क्योंकि उनको अपनी स्पीशीज़ को या अपने जो उसको आगे बढ़ाना है, उनको एक्सटिंक्ट नहीं होना। जब फूड रिसोर्सेज अनलिमिटेड होंगे तो ग्रोथ कैसी है, वो आराम से डिवाइड करेंगे, डिवाइड करेंगे, डिवाइड करेंगे, डिवाइड के आगे बढ़ते जा रहे, बढ़ते जा रहे, बढ़ते जा रहे, बढ़ते जा रहे, बढ़ते जा रहे। तो जब ऐसी ग्रोथ मिलेगी तो ये जो रेड लाइन आपको दिखाई दे रही है, ये कर्व आपको दिखाई दे रहा है सबको, रेड लाइन वाला ये रहा, ये देखो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है। ठीक है, यहाँ पे शुरू में लैग फेज आया था, ठीक है, जहाँ पे मतलब धीरे धीरे ऑर्गेनिज्म अडेप्ट कर रहे थे कि हाँ हमें रिसोर्सेज मिल रहे हैं, हमें यही रिसोर्सेज चाहिए। उसके बाद में यहाँ पे देखो इनके पास एक्सपोनेंशियल ही कर्व बढ़ रहा है, इंक्रीज 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 इंक्रीज, पूरा पॉजिटिव एक्सेलरेशन है। कैसा एक्सेलरेशन है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन है। इस टाइप का जो ग्रोथ जब अनलिमिटेड, ये याद रखना, यहाँ पे मैंने कंडीशन लगाई है कि इनको रिसोर्सेज अनलिमिटेड दिए हैं। इस केस में जो आएगा इस तरह से, तो देखो इनके ऊपर कोई प्रेशर ही नहीं है अभी इस टाइम पे। ये बोल रहे हैं हमें तो आराम से खाना भी मिल रहा है, हम आराम से रिप्रोड्यूस भी कर रहे हैं, तो हमारी स्पीशीज या पॉपुलेशन इंक्रीज होगी ही होगी। इस केस में अगर हम इनका, ठीक है, पॉपुलेशन को कैलकुलेट अगर हम करेंगे, इनके जो चेंज इन पॉपुलेशन, अगर आप बोलोगे पॉपुलेशन डेंसिटी को कैलकुलेट करोगे, तो इनमें जो ग्रोथ हो रही है उसको कैलकुलेट करेंगे, मतलब नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स या चेंज इन पॉपुलेशन पर यूनिट टाइम आप करोगे इज इक्वल्स टू RN। यहाँ पे R का मतलब होता है इंट्रिंसिक, ठीक है, फैक्टर या इंट्रिंसिक कांस्टेंट भी बोल सकते हो आप उसको। और उसमें आगे एक एनसीईआरटी के हिसाब से देखोगे तो एक एक्स्ट्रा लाइन लिख रही है ऑफ नेचुरल इंक्रीज, ये एक एक्स्ट्रा वर्ड लिख रखा है। बट अगर आप नॉर्मली भी इसको बोले तो इंट्रिंसिक फैक्टर, इंट्रिंसिक मेजरली कांस्टेंट है, ठीक है। इसका वैल्यू किसके इक्वल होता है, ये होता है B माइनस डी, बर्थ माइनस डेथ। क्योंकि देखो अनलिमिटेड रिसोर्सेज जब मैंने दिए हैं तो मैंने एक कंडीशन लगाई है कि मैं इमिग्रेशन को कंसिडर नहीं कर रही, मैंने अनलिमिटेड रिसोर्सेज दे दिए, इस पॉपुलेशन में तुम ग्रो करो, बाहर से भी हम किसी को ना तो आने दे रहे ना तो ये कहीं जा रहे, क्योंकि ये क्यों नहीं जाएंगे, ये जाएंगे क्यों नहीं, क्योंकि इनको सब कुछ तो मिल रहा है, जो उनको चाहिए वो मिल रहा है, तो ये बाहर क्यों जाएंगे। मैंने कहा ना माइग्रेशन के लिए बेनिफिट होना जरूरी है, ये बोल रहे हैं हमें बेनिफिट मिल ही नहीं रहा, हमें हमारी जो नेचुरल हैबिटेट है वहाँ पे सब कुछ अवेलेबल है। तो इंट्रिंसिक फैक्टर, ठीक है, नेचुरल इंक्रीज वाला, तो बर्थ माइनस डेथ, एमिग्रेशन ये कर नहीं रहे, अंदर ही किसी को आने, क्योंकि फूड रिसोर्स अनलिमिटेड है, इनकी पॉपुलेशन बढ़ गई है, तो ये बाहर से किसी को अंदर नहीं आने, अपनी टेरिटरी पे कोई कब्जा करने देता है क्या, कभी नहीं करने देगा, ठीक है। अपने जोन में, अपने एरिया में ये किंग है, तो वहाँ पे किसी को भी और को आने नहीं देंगे। ये तो है आपका एक्सपोनेंशियल। अब मैं पूछूँ ये कर्व कैसा है, ये जे शेप्ड है, एस शेप्ड है, कैसा कर्व दिख रहा है, आप बोलोगे ये कर्व है जे शेप्ड। कैसा कर्व बोलेंगे इसको आप, जे शेप्ड। तो एक्सपोनेंशियल का जो ग्रोथ मॉडल है उसका मतलब है कि रिसोर्सेज अनलिमिटेड है, तो कर्व कैसा आएगा, जे शेप का कर्व आएगा। क्लियर है बात यहाँ तक। अब आपको एक सेकेंड ग्राफ दिख रहा होगा, वो या ये वाला, ये रहा ब्लू लाइन से, ये जो कर्व है ये ग्रोथ मॉडल है लॉजिस्टिक। यहाँ पे कंडीशन हमने ये गिवन है कि यहाँ पे अनलिमिटेड रिसोर्सेज नहीं है, पहली चीज अनलिमिटेड रिसोर्सेज ही नहीं है, हमने रिसोर्सेज को रेस्ट्रिक्ट कर दिया, आपको डेली का सिर्फ 2 GB डाटा मिलेगा, ठीक है। रिसोर्सेज को लिमिटेड कर दिया, आपको कैसे यूज करना है वो आप देखो, लेकिन आपको पर डे का सिर्फ 2 GB डाटा मिलेगा, इसका मतलब लिमिटेड रिसोर्सेज आपको अवेलेबल है। इस कंडीशन में होता क्या है, देखो जब हमने धीरे धीरे नेट यूज करना स्टार्ट किया 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 आपके पास एक मैसेज आता है ना, योर 50% डेटा हैज बीन यूज्ड। इनके साथ भी होता है, यहाँ पे देखो एक बार के बाद में फिर ये इस तरह से यहाँ पे 50% डेटा खत्म, मैसेज आ गया 50% डेटा खत्म हो गया आपका, आपके पास लिमिटेड रिसोर्सेज थे। अब उसके बाद में धीरे धीरे नेट का स्पीड भी स्लो 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 100% तक पहुँचते पहुँचते कॉन्स्टेंट रहेगा। इसको आप एंजाइम काइनेटिक्स में सैचुरेशन कर्व भी बोलते हो ना, यहाँ पे क्या आ गया, सैचुरेशन आ गया, कांस्टेंट हो गया, क्या आ गया यहाँ पे, सैचुरेशन, ठीक है। तो ये वाला जो कर्व है यहाँ पे लिमिटेड अगर रिसोर्सेज है तो उस रिसोर्स की कैपेसिटी थी, वो कैपेसिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं K से, इसे हम बोलेंगे
कैरिंग कैपेसिटी, क्या बोल के जाओगे आप? कैरिंग कैपेसिटी। आ रही बात समझ? ये आपकी है कैरिंग कैपेसिटी, क्योंकि इस रिसोर्सेज की ये लिमिटेड रिसोर्स है, 2 GB डेटा है, तो ये हमारी कैरिंग कैपेसिटी कितनी हुई? 2 GB। अगर मैं कह रही 2 GB डेटा गिवन है तो हमारी कैपेसिटी कितनी है? 2 GB। जब 2 GB हमारी कैपेसिटी है तो ये इससे आगे हम जा नहीं सकते, इससे कम में हमें पता नहीं चलता, हम तब तो यूज़ करते रहते हैं। तो ये देखो यहाँ इसमें क्या होगा, पहले लैग फेज है, धीरे धीरे ऑर्गेनिज्म अडेप्ट करेगा, ठीक है। फिर एक एक्सपोनेंशियल फेज आई, ओहो स्पीड में नेट चल रहा है। फिर एक आपको दिख रहा है नेगेटिव एक्सेलरेशन आ गया, एंड फाइनली आपके पास क्या आ गया? इसको एक ये कंडीशन एक प्लेटो भी कहलाती है। प्लेटो, कांस्टेंट, सैचुरेशन, ये सारे टर्म्स इसके लिए आएंगे। यहाँ पे अब कांस्टेंट है, अब ग्रोथ एक्सपोनेंशियल या इंक्रीज नहीं हो रही है, अब कांस्टेंट है। ये बोल रहे अब इसके आगे ना तो रिसोर्सेज ही नहीं है, तो अब बर्थ और डेथ रेट इक्वल हो चुकी है। यहाँ पे कैरिंग कैपेसिटी को इवेल्युएट करेंगे तो यहाँ पे आ जाता है आपके पास फॉर्मूला dN/dt, चेंज इन पॉपुलेशन पर यूनिट टाइम को कैलकुलेट करोगे, R इंट्रिंसिक फैक्टर, इंट्रिंसिक ग्रोथ फैक्टर आपका, N पॉपुलेशन जो साइज आपका, के इज कैरिंग कैपेसिटी। ये आपका कर्व जो है ये कौन सा शेप का कर्व है? तो आप बोलोगे J शेप्ड कर्व। कैसा कर्व है आपके पास? J शेप्ड कर्व। जो लॉजिस्टिक ग्रोथ है इसको ईस्ट में जो है, ईस्ट जो है, अब मैं पूछूं ईस्ट प्रोकैरियोट है या यूकैरियोट? ईस्ट आता है किसके साथ? फंजाई में, और फंजाई क्या है? यूकैरियोट। ये चीज में गलती नहीं करना है, ईस्ट जो है ये फंजाई में आता है और ये फिलामेंटस फंजाई नहीं है, और ये कैसा है? यूनिसेलुलर है। ये एक्सेप्शन को भूलना नहीं। ईस्ट में स्टडी किया था, ठीक है। और इसके अलावा जो अब यहाँ पे आपको चीज़ समझनी पड़ती है, 2 ग्रोथ मॉडल फॉर्मूलाज वैल्यू पुट करनी। अगर आपको R का वैल्यू गिवन है या आपको K का उसका वैल्यू गिवन, तो आपको जिसमें पहले क्वेश्चन दिया था आप वैल्यू पुट करोगे, आंसर निकाल लोगे। आ रही बात समझ में? यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। आपके पास है 2 ग्रोथ मॉडल, लॉजिस्टिक एंड एक्सपोनेंशियल, दोनों ग्रोथ मॉडल समझ में आए। अब आगे देखो, लाइफ हिस्ट्री में वेरिएशन। देखो मैंने कहा ना वेरिएशंस कैसे कैसे आ रहे हैं ऑर्गेनिज्म में। पॉपुलेशन को क्या करना है? हर पॉपुलेशन को अपने आप को फिट बनाना है। फिटनेस के लिए वो क्या करते हैं? वो मैक्सिमाइज करना है उनको रिप्रोडक्टिव फिटनेस, जिसे डार्विन फिटनेस भी बोलते हैं। रिप्रोडक्टिव फिटनेस को हम डार्विन फिटनेस बोलेंगे, जिसको हम स्मॉल r से रिप्रेजेंट करके जाएंगे, जिसका r का वैल्यू इंट्रिंसिक ग्रोथ फैक्टर है, उसका r का वैल्यू ज़्यादा, उसका फिटनेस ज़्यादा। इसके लिए ऑर्गेनिज्म में कुछ अडेप्टेशंस कर रखें। जैसे कुछ ऑर्गेनिज्म एक ही बार लाइफ में एक ही बार रिप्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि पैसिफिक सैल्मन फिश, बैम्बू, ये सारे ऐसी ब्रीड्स हैं जो बहुत बार रिप्रोड्यूस कर लेती हैं। बहुत सारी बर्ड्स ऐसी हैं, मैमल्स ऐसे हैं, ठीक है। वो क्या करेंगे? बहुत बार रिप्रोडक्शन करते ताकि अपनी प्रोजेनी को और बना सके। कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो स्मॉल साइज ऑफस्प्रिंग बनाते हैं, स्मॉल साइज, जैसे ऑयस्टर्स, ठीक है, आपके फिशेस। कुछ ऐसे होंगे जो बहुत लार्ज साइज के ऑर्गेनिज्म बना के जा रहे हैं, जैसे कि बर्ड्स हो गए, मैमल्स हो गए। तो ये ब्रीडिंग के बेसिस पे डिफरेंस है कि कोई एक टाइम पे ही पूरे लाइफ टाइम में एक बार ही रिप्रोडक्शन करेगा, कोई बहुत बार करेगा, कोई छोटे ऑफस्प्रिंग बनाएगा और कोई बड़े ऑफस्प्रिंग को बनाएगा। ये बात आई समझ में? अब आ जाओ पॉपुलेशन इंटरेक्शंस पे, ठीक है ना, कि 2 डिफरेंट पॉपुलेशन तो आपस में एक दूसरे को अफेक्ट तो करेंगी, और मैंने ये भी कहा कि कुछ बेनिफिट करेंगे तो कुछ नुकसान करके जाएंगे। देखो इंटर स्पेसिफिक और इंट्रा स्पेसिफिक 2 चीज दिखाई दे रही है, इंटर स्पेसिफिक एंड इंट्रा स्पेसिफिक, ठीक है। इंटर स्पेसिफिक मतलब होता है 2 डिफरेंट स्पीशीज, 2 डिफरेंट स्पीशीज, ठीक है। अगर हम इंट्रा स्पेसिफिक की बात करें तो विद इन स्पीशी, एक स्पीशी के जो मेंबर्स हैं उनके बीच में ही, ठीक है, मेंबर्स में ही, अगर देखो 2 दोस्त है, बहुत बेस्ट फ्रेंड्स हैं, इनमें लड़ाई हो जाए, ये वाले तो है इंटर स्पेसिफिक, ठीक है। अब ये दोनों मिलके, ठीक है, किसी और क्लास वाले से लड़ने जा रहे हैं, दिस इज और इंटर स्पेसिफिक, 2 डिफरेंट क्लास वाले, 2 डिफरेंट स्पीशी अभी कंसिडर करके चलेंगे, ठीक है। तो ये है इंटर स्पेसिफिक, और अगर आपस में ही लड़ लें तो है इंट्रा स्पेसिफिक। ये 2 टाइप के इंट्रैक्शंस होंगे। अब जो मेजर समझना इंट्रैक्शंस के नाम, एक हमारे पास है म्यूचुअलिज्म, आप पढ़ते हो सिम्बायोसिस
सिम्बायोसिस का कहने का मतलब सिंपल ये कि कोई ना कोई एक ऑर्गेनिज्म को बेनिफिट होगा, वो है सिम्बायोसिस। उसके अंदर आपके पास आ जाते हैं म्यूचुअलिज्म, इधर से कमेंसलिज्म और पैरासिटिज्म। ये तीन जो हैं ये आ जाएंगे आपके सिम्बायोसिस। किसी एक ऑर्गेनिज्म को तो बेनिफिट हो रहा है, वो है सिम्बायोसिस। म्यूचुअलिज्म ऐसा है जिसमें दोनों को ही बेनिफिट हो रहा है। म्यूचुअलिज्म में क्या होता है, दोनों को ही बेनिफिट दोनों को ही बेनिफिट होगा। हमने सबसे पहले एग्जांपल देखा था लाइकेन का, एल्गी और फंजाई का एसोसिएशन। लाइकेन जो एल्गी है वो फूड प्रिपेयर करेगी, फंजाई को दे देती है, फंजाई वाटर का एब्जॉर्प्शन, न्यूट्रिएंट का एब्जॉर्प्शन करके एल्गी को दे देता है। फिर हमने देखा था माइकोराइजा, फंजाई जो थी वो जो रूट्स ऑफ हाई प्लांट्स उनके संग एसोसिएट कर रही थी। फंजाई का काम यही, वो हिटोट्रॉफिक है, खुद का खाना खुद नहीं बना सकती, वो क्या करेगी, वापस से वाटर का न्यूट्रिएंट का एब्जॉर्प्शन करते हैं, प्लांट्स को देते हैं, वहाँ से फूड एब्जॉर्ब कर लेंगे। साथ साथ क्या करेंगे, ठीक है, ये बहुत सारे पैथोजेंस को, बैक्टीरिया को किल कर लेते हैं, तो फंजाई उनको माइक्रोबियल पैथोजन अटैक से भी बचा लेती हैं। इसके बाद और आगे एग्जाम्पल अगर आप देखोगे तो आपके पास आता है पॉलिनेशन का। हमने पढ़ा है ना, बहुत सारे ऐसे आर्थ्रोपोड्स में इंसेक्ट्स वगैरह हैं, आपकी बटरफ्लाइज हैं, हनी बीज वगैरह हैं, ये सब क्या करेंगे, ये सब के सब पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं। इसका एक एग्जांपल है फिग एंड वास्प का। जो फिग ट्री है उसमें जो वास्प होते हैं वो क्या करते हैं ना, जो फीमेल वास्प होगी वो अपने ओवा को उसमें डेवलपिंग ओवा को इस तरह से उसके फ्लावर में वहाँ पे प्लेस कर देती है। ये फीमेल वास्प का ओवा था। अब उसने उसको प्लेस कर, एक तो उसको ओवा पोजीशन मिल गई, ओवा को रखने की जगह मिल गई। ये आपका क्या है, फिग ट्री का फ्लावर है, ठीक है। एक तो ओवा को रखने का प्लेस भी मिल गया और फिर इसका जो डेवलपिंग लार्वा होगा वो यहीं से ही जो इसका जो फिग ट्री का जो रहेगा उस पे से ये क्या करेगा, वो न्यूट्रिएंट्स को उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। आ रही बात समझ में। इसके अलावा और एग्जांपल अगर मैं बताऊं तो प्लांट्स भी ऐसे होते हैं। एक आता है आपके पास सेक्सुअल डिसीट का एग्जांपल। इसका एग्जांपल आएगा सेक्सुअल डिसीट, मतलब प्लांट्स ने भी ऐसा करा धोखा कैसे किया। ये फिग जो आपके ऑर्किड्स होते हैं, ठीक है, एक ऑर्किड है मेडिटेरियन में जो पाया जाता है, और फायरस। ये जो ऑर्किड है ना, इसकी लीफ एग्जैक्टली फीमेल की तरह, जो फीमेल का विंग होना चाहिए, जिसको उसका जो टेक्सचर है, अपीयरेंस है, इसका जो पेटल है, एक ही पेटल ऐसा होगा जो बिल्कुल उसकी तरह रिजेंबल करेगा। तो इसमें क्या होता है, जो मेल होगा, जो मेल वास्प है, ये धोखा खा जाता है। ये धोखा कैसे खा जाता है, इसको लगता है कि ये फीमेल वास्प है, लेकिन ये फीमेल वास्प है क्या, तो पेटल है। और ये यहाँ पे आके स्यूडो कॉपुलेट करेगा। क्या करता है, स्यूडो कॉपुलेट करेगा। इस कंडीशन में क्या हुआ, जब स्यूडो कॉपुलेट कर, इसने सारे पोलन्स गिरा दिए। अब जैसे सारे जो है पोलन्स को गिरा दिया तो यहाँ पे क्या हो गया कि ये स्यूडो कॉपुलेट कर गया बेचारा। इसको तो पता ही नहीं था कि इसके साथ धोखा हुआ, इसको नहीं पता इसके साथ धोखा हुआ, लेकिन प्लांट खुश हो गया, उसको तो पोलन्स मिल गए। अब उसको ये जो कहलाता है, ये कहलाता है आपका सेक्सुअल डिसीट। और ये बेचारा मेल जो है ये स्यूडो कॉपुलेट करके चला जाता है। अब यहाँ से समझ में क्या आया, देखो यहाँ पे समझ, और अब ये तो बताइए कि जो सारे फ्लावर्स वगैरह हैं ये क्या करते हैं, इंसेक्ट्स वगैरह क्या ऑफर करते हैं, नेक्टर और जूस वगैरह ऑफर करते हैं, ठीक है। अट्रैक्ट करने के लिए इनके पेटल्स वगैरह कलरफुल होंगे, फ्रेगनेंस होगी, ठीक है, और ताकि जो इंसेक्ट आके बैठे और जो पोलन है वो आके इनके ऊपर ड्रॉप कर दें। पर इससे दोनों को बेनिफिट हो गया। अब इसे समझ में क्या आया, देखो ये वाला जो केस था ना, जब स्यूडो कॉपुलेट, जहाँ पे पेटल ही बिल्कुल ही वास्प का कंडीशन आ गया, यहाँ से समझ में आया ये कि जिसको जिससे बेनिफिट मिलता है वो उसके अकॉर्डिंग ही अडेप्ट करता है। वरना इसको इस एक पेटल को क्या जरूरत थी कि वास्प, फीमेल वास्प का जो स्ट्रक्चर है जैसा वो अपीयर होता है वैसा खुद को बना ले। दिस इज को एवोल्यूशन। दिस इज व्हाट, को एवोल्यूशन। यहाँ पे आता है आपके पास कॉन्सेप्ट को एवोल्यूशन का। अरे जो दोनों ऑर्गेनिज्म है जो साथ में इवॉल्व करेंगे ताकि इन दोनों को ही बेनिफिट होगा। ताकि अगर देखो, अगर फीमेल वास्प जो होगी उसके अगर एक्सटर्नल फीचर्स में चेंज आएगा तो ये पेटल में भी आएगा, ये चीज़ समझना। अगर फीमेल जो वास्प है उसके एक्सटर्नल फीचर में चेंज आया, इसके अंदर भी आएगा। दिस इज को एवोल्यूशन। दोनों साथ साथ इवॉल्व करेंगे, क्योंकि वरना
जो आपका ऑर्किड्स है, जो ऑफायस है, जो प्लानेटेरियम में मिलता है लोकेशन पे, इसको फायदा ही नहीं होगा, इसको सब नुकसान हो जाएगा। इसीलिए ये होता है को एवोल्यूशन। म्यूचुअलिज्म में दोनों को बेनिफिट मिलेगा। फिर देखो नेक्स्ट आपके पास में, सबसे पहले हम म्यूचुअलिज्म देख लिया, ठीक है। अब आप देखो प्रीडेशन, ठीक है। क्या देख लेते हैं हम? प्रीडेशन। तुम ये मत सोचो मैंने क्यों सीक्वेंस चेंज किया, वो मैं तुम्हें समझ में आएगा बाद में कि मैंने क्यों सीक्वेंस वाला चेंज किया है। प्रीडेशन को समझना, प्रीडेशन में एक कैसा है पॉजिटिव, एक है नेगेटिव, मतलब कि एक को तो बहुत फायदा है और एक को नुकसान है। इस फायदे नुकसान को समझना। प्रीडेशन में एक होगा प्रे, एक होगा प्रीडेटर, इसमें कोई डाउट है ही नहीं। प्रीडेटर कह रहा है मैं इसको प्रे को खा लूंगा, तो प्रीडेटर को तो बेनिफिट, और जो प्रे है बेचारा, इसको अगर यहाँ पे लायन लेके चलो, ठीक है, लायन नॉर्मल यहाँ पे गोट है, तो गोट को तो नुकसान है लेकिन लायन को फायदा है, ठीक है। अब इसके एग्जांपल्स और समझो, प्रीडेशन के एग्जांपल्स देखो। सबसे पहले क्या हुआ था, सबसे पहले एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसमें ऑस्ट्रेलिया में क्या किया ना, जो आपका प्रिकली पियर कैक्टस होता है, एक कैक्टस की स्पीशी है, इसको इंट्रोड्यूस कराया गया। अब इसको जब इंट्रोड्यूस कराया तो बाद में पता चला कि यार ये तो बहुत ज़्यादा इन्वेजिव है, ये तो बहुत ज़्यादा फैल रहा है, बाकी जो प्लांट्स उनको ग्रोथ में उसमें दिक्कत हो रही है। ऐसे ही इंडिया में भी एक को ग्रो किया था, वो था वाटर हाइसिंथ, है ना, याद है ना, एकॉर्निया, जिसको टेरर ऑफ बंगाल बोलते हैं, तो वो तो इन्वेजिव वीड हो गया। तो अब इसको कंट्रोल कैसे किया जाए, इसको अब ऑस्ट्रेलिया में जब इंट्रोड्यूस, इसको 1920s में किया था, ये बहुत पुराना एक्सपेरिमेंट है, 1920s में किया था। अब इसको ओवरकम कैसे किया जाए, इसको ओवरकम करने के लिए इसके लिए यहाँ पे प्रीडेटर डाला जो कि कैक्टस को खा जाए, ऐसा प्रीडेटर एक मॉथ को ले लिया। इस मॉथ को यहाँ पे इस जो जगह जो जहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में इसको इंट्रोड्यूस कराया गया था, उस लोकेशन पे मॉथ को इंट्रोड्यूस करा दिया ताकि ये इसको प्रीडेट करे, इसका जो पॉपुलेशन को कम कर दे। इसको बोलते हैं बायोलॉजिकल कंट्रोल। इसको क्या बोलेंगे? बायोलॉजिकल कंट्रोल। इसका मतलब क्या हुआ, एक लिविंग पॉपुलेशन जो है, जो बहुत ज़्यादा रैपिडली ग्रो कर रही है, उसको कम करने के लिए दूसरे लिविंग पॉपुलेशन को भेजो कि भाई ये इसको खा के ख़त्म कर देंगे। तो जो इनका जो बहुत ज़्यादा अमाउंट में इंक्रीज हो रहे थे, ये नहीं होंगे। इस प्रोसेस को बोलते हैं बायोलॉजिकल कंट्रोल। तो इस केस में ये तो थे प्रे, कैक्टस प्रे हो गया, और प्रीडेटर कौन है? आपका मॉथ। मॉथ कैसा है? प्रीडेटर है। ये है एक तो एग्जांपल आपका प्रीडेशन का। तो इसमें अब जो प्रे होते हैं, यहाँ पे भी देखो को एवोल्यूशन होगा, यहाँ पे भी क्या है? अल्टीमेटली को एवोल्यूशन। को एवोल्यूशन कैसे हो रहा है वो समझना। तो को एवोल्यूशन को समझने की जरूरत है कि को एवोल्यूशन में हुआ क्या। वापस देखो यहाँ पे, जैसे जैसे प्रे इवॉल्व करेगा तो क्या प्रीडेटर इवॉल्व करेगा। मैं तुमसे पूछ रही हूँ कि अगर प्रे इवॉल्व कर रहा है, इसमें एक्सटर्नल फीचर्स में उसमें चेंजेस कर रहा है, तो क्या प्रीडेटर भी चेंज करेगा? करेगा। समझना इस इसको। अगर प्रे करेगा तो प्रीडेटर भी करेगा। अगर प्रे जैसे कैमोफ्लेज करने की कोशिश कर रहा है, ये प्रे बचने की कोशिश तो करेगा ना, हर कोई अपनी जान बचा के भागता है, तो कैमोफ्लेज करने की कोशिश करेंगे। बहुत सारे इंसेक्ट्स होंगे, ठीक है, फ्रॉग्स हैं, लिजर्ड्स हैं, ये वाला काम कर सकते हैं ताकि वो बच सके। जब ये कैमोफ्लेज करते हैं तो इनका प्रे भी और तरीके ढूंढते हैं ताकि इनको पकड़ सके, ठीक है। ये होता है को एवोल्यूशन, और साथ साथ में इवॉल्व होते हैं, ठीक है। ऐसे ही एक बटरफ्लाई है, मोनार्क बटरफ्लाई। क्या नाम है उसका? मोनार्क बटरफ्लाई। इस बटरफ्लाई में क्या होता है ना, ये बटरफ्लाई जब कैटरपिलर स्टेज में होती है, मतलब जब उसकी लार्वल स्टेज है, ग्रोथ स्टेज है, ये पॉइजनस वीड पे फीड करती है। अब अगर ये पॉइजनस वीड पे फीड करती है तो ये वहाँ से वो पॉइजनस केमिकल को ले लेती है। तो जब भी इसका प्रीडेटर, ये बचने के तरीके, डिफेंस मैकेनिज्म है ये सारे, कैमोफ्लेज करना, ठीक है, पॉइजनस केमिकल को अपने बॉडी में प्रोड्यूस करना, ठीक है। अब जब भी इसको बर्ड, इसका प्रीडेटर आके खाएगा तो उसको बहुत गंदा सा टेस्ट आएगा, एकदम डिस्टेस्टफुल, एकदम जो पैलेट को बिल्कुल अच्छा नहीं लगे, मतलब माउथ में एकदम गंदा लगे, ऐसा टेस्ट आएगा। तो इससे क्या होगा कि ये बर्ड्स को खाना छोड़ दे, इसलिए ये ऐसा करते हैं। अब ऐसे हमारे पास में बहुत सारे
प्लांट्स हैं जिसमें स्पाइन्स, थॉर्न्स, आप ये हमने पढ़ा ना, आपके जितने भी ये कैक्टस वाले हैं, अपोन्शिया हो गया, यूफोर्बिया, जिसमें स्पाइन्स होते हैं, किसी में थॉर्न्स होते हैं, तो प्लांट्स भी अडेप्ट करते हैं, प्लांट्स में भी अडेप्टेशन है ताकि वो क्या करें, प्रे को दूर रखें। देखा ना अभी अपने कैक्टस में तो हमने मॉथ इंट्रोड्यूस कर दिया था, उस मॉथ और उसको दूर रखने के लिए ये स्पाइन्स और वो होते हैं, ताकि जब भी आएंगे तो उनको चुभेगा तो चले जाएंगे। इस तरह से एक आपने सुना होगा प्लांट का नाम कैलोट्रोपिस, धतूरा, ठीक है। तो कैलोट्रोपिस या उसमें भी क्या होता है, इसके अंदर भी एक वो वाइट कलर का फ्लूइड नहीं निकलता, जो वो वाइट कलर का फ्लूइड निकलता है वो है पॉइजन कार्डियक ग्लाइकोसाइड। क्या है, कार्डियक ग्लाइकोसाइड है। इससे होता है कि जो भी ऑर्गेनिज्म उसके लीव्स को, स्टेम को खाता है, तोड़ के देखना कभी भी तो वहां से व्हाइट कलर का, आंकड़े का पेड़ हो गया, धतूरा हो गया, इनमें ये व्हाइट कलर का जो फ्लूइड निकलता है ये पॉइजन है। ये एक कार्डियक ग्लाइकोसाइड है, कार्डियक अरेस्ट करा देगा, हार्ट को रोक देता है, उसकी फंक्शनिंग को रोकता है ये, ठीक है। तो जो ये है, अगर ये प्लांट इसके लीफ को या स्टेम को खाते हैं तो उनमें डिजीजेस हो जाती हैं, वो ज़्यादा देर तक सर्वाइव नहीं करना, क्योंकि पॉइजन है, ये है क्या, एक पॉइजन, ठीक है। ये तो था कैलोट्रोपिस का। अब इसके अलावा बहुत सारे प्लांट्स हैं जो बहुत सारे और भी सिक्रीशन करते हैं। किस किस ने सुन रखा है, ओपियम हो गया, निकोटीन हो गया, कैफीन हो गया, क्विनीन हो गया, आपका स्ट्राइक्निन हो गया, ये सारे जो केमिकल्स या टॉक्सिन सिक्रीट करते हैं, ये सब के सब किसके लिए हैं, हाँ, हम इसको ओपियम को, निकोटीन को, इन सबको हम अपने इकोलॉजिकल यूज में यूज कर लेते हैं, बट इनके प्रेडेटर के लिए ये टॉक्सिन है। हमारी बॉडी के लिए भी आप मान के चलते हो ना, टबैको वाला हो गया, निकोटीन हो गया, सब टॉक्सिन ही है। ओपियम, टबैको के लिए निकोटीन, कैफीन, ये सब के सब क्या है, आपको जैसे न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स या इम्बैलेंस क्रिएट करते हैं। ये था प्रीडेशन। प्रीडेटर प्रे इवॉल्व कैसे करेंगे, को एवोल्यूशन है, साथ साथ इवॉल्व करेंगे। क्लियर, साथ साथ करके जा रहे हैं। वापस आ जाओ पीछे। ये तो था आपका प्रीडेशन, ठीक है। इसके बाद आपके पास है, अब आ जाओ इस पे कंपटीशन पे। अब तुम्हें प्रीडेशन समझ में आया, तुम्हें कंपटीशन समझ में आएगा। इस पे देखो कंपटीशन में होगा क्या, देखो कंपटीशन में ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, दोनों को नुकसान होगा। कंपटीशन में क्या होगा, दोनों को नुकसान होगा, इसको समझना। कंपटीशन, कंपटीशन देखो हमेशा दो जनों के अगर बीच में हो रहा है, ठीक है, और मैंने बताया था ये दो तरीके का होगा, या तो इंटर मतलब डिफरेंट स्पीशीज के साथ, या फिर इंट्रा सेम स्पीशी, विद इन स्पीशी, विद इन सेम स्पीशी। इंटर और इंट्रा, जब ये दोनों टाइप के जब कंपटीशन होंगे, इसके साथ साथ क्या होता है, देखो जब कंपटीशन हो रहा है तो ये अगर स्पीशी ए है, ये स्पीशी बी है, ये इन दोनों का क्या है ना दिक्कत, ये इनका फूड रिसोर्स जो है, जो फूड सोर्स है वो सेम है, ठीक है। हम लायन की या टाइगर की दो स्पीशी लेके चल रहे हैं और इनका फूड सोर्स आपस से गोट है, ठीक है। टाइगर की ये स्पीशी, टाइगर की बी स्पीशी, इनका फूड सोर्स, गुड लिख दिया मैंने, गुड नहीं है भाई, गोट है, यहाँ पे गोट आएगा, गोट है। अब हो क्या रहा है, ठीक है। अब देखो जब ये दोनों आमने सामने फेस टू फेस दोनों टाइगर्स लड़ रहे कि ये गोट को मैं लूंगा, ये गोट को मैं लूंगा, जब ये आमने सामने फेस टू फेस लड़ेंगे, ये वाला कंपटीशन तो है इंटरफेरेंस। फेस टू फेस लड़ाई कर रहे हैं, दोनों इक्वल स्ट्रेंथ के हैं, फेस टू फेस लड़ाई करें तो इंटरफेरेंस, तो दोनों एक दूसरे की जो ग्रोथ में उसमें सब में हिंड्रेंस क्रिएट करेंगे। अब मैं कह रही हूँ कि ए जो था ना ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये सुपीरियर है, ए ज़्यादा अगर स्ट्रॉन्ग है, सुपीरियर है, तो इसने सारी गोट को खा लिया, लोग मतलब लोकेलिटी में जितनी भी गोट थी ना वो सबको सब ये खा गया, रिसोर्सेज को डिप्लीट ही कर दिया, सारे रिसोर्सेज को खा ही गया, रिसोर्सेज को डिप्लीट कर दिया, सारे रिसोर्सेज खा लिया। इस टाइप की रिसोर्सेज को बोलेंगे एक्सप्लॉइटेशन, एक्सप्लॉइटेशन, क्योंकि इसको जरूरत नहीं थी खाने की, बस क्योंकि ये सुपीरियर है इसने सारे रिसोर्सेज को खा लिया, कोई भी रिसोर्सेज छोड़ा ही नहीं कि भी जो स्पीशी है वो खा सके। तो यहाँ पे दो टाइप के हो गए, एक है इंटरफेरेंस और एक है
एक्सप्लॉयटेशन। ठीक है, इंटरफेरेंस एंड एक्सप्लॉयटेशन। यहां तक बात समझ में आ रही है? दो टाइप के आपके पास कंपटीशन चल रहे हैं, इंटरस्पेसिफिक, इंट्रास्पेसिफिक, फिर इंटरफेरेंस क्या होता है और एक्सप्लॉयटेशन क्या होता है। अब ना एक मैंने आपको स्टार्टिंग में बात नहीं बताई थी कि मैंने कहा था कि दो पर्टिकुलर जो स्पीशीज होंगी उनका नीश सेम नहीं हो सकता। अब क्यों नहीं हो सकता वो समझना। जब हमने ये बात कही थी ना कि दो पर्टिकुलर स्पीशीज का नीश सेम नहीं हो सकता, यहाँ पे एक प्रिंसिपल आता है गॉस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। क्या प्रिंसिपल है? गॉस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। गॉस ने ये चीज बोली कि अगर दो स्पीशीज थी, जैसे अभी हमारे पास थी ना ए और बी, ठीक है, अगर इनका फूड रिसोर्स सेम है तो अल्टीमेटली एक स्पीशी जो होगी वो एक्सक्लूड हो जाएगी। जो आपने भी एक्सप्लॉयटेशन में सीखा ना कि मतलब एक जो होगी वो सुपीरियर होगी, वो दूसरे वाले को एलिमिनेट कर देगी। फूड रिसोर्स अगर सेम है तो दोनों सर्वाइव नहीं कर पा रहे। पहली चीज उसने बोली कि फूड रिसोर्स अगर सेम होगा तो दोनों सर्वाइव साथ में नहीं कर सकता, कि फूड सोर्स सेम है। उन्होंने बोला अच्छा ये थोड़ा गलत है, ऐसे तो साइड स्पीशीज एक्सीडेंट होते चले जाएंगी। कंपटीशन हुआ, एक बाहर निकल गई तो दूसरा जीत गया, जो जीत गया वो ही सर्वाइव करेगा, दूसरा तो एलिमिनेट हो गया। ये तो गलत है, ऐसा थोड़ी ना हो सकता है। फिर उसके बाद में थोड़ा और किया, एक्सपेरिमेंट्स किए, तो ये पता चला उन्होंने कि इनमें से किसी एक स्पीशी को अपना रिसोर्स बदलना पड़ेगा, रिसोर्स को या सोर्स को चेंज करना पड़ेगा, और इस कॉन्सेप्ट को नाम दिया था रिसोर्स पार्टीशनिंग। क्या नाम दिया? रिसोर्स पार्टीशनिंग। इसको नाम क्या दे दिया? रिसोर्स पार्टीशनिंग। इसने बोला कि ठीक है मैं इसको मैं फूड मतलब यहाँ पे फूड हैबिट को चेंज कर लिया। इसने बोला ठीक है मैं गोट को खा रहा हूँ, तुम किसी और हर्बीवोर को खा लो। आगे बस समझ में। इस वजह से इन्होंने अपने बीच में क्या किया? रिसोर्स का पार्टीशनिंग कर दी। जब ये रिसोर्स की पार्टीशनिंग कर देंगे तो ये क्या कर लेंगे? को एग्जिस्टेंस, को एवोल्यूशन। क्या करा यहाँ पे? को एवोल्यूशन। तो जो दोनों compete कर रहे थे, इनको भी पता था कि सर्वाइव करने के लिए हमें आपस में थोड़ा सा बैलेंस करने की जरूरत है, आपस में थोड़ा सा करने की जरूरत है। उन्होंने रिसोर्स को पार्टीशनिंग करी। अब ये को एग्जिस्ट कर सकते हैं क्योंकि को इवॉल्व कर लिया। एक ने अपना फूड हैबिटेट चेंज किया, दूसरे से डार्विन फिंचेस में जो आपकी गैलापागोस आइलैंड पे डार्विन फिंचेस थी, उन्होंने अपना फूड सोर्स क्यों चेंज किया था? रिसोर्स पार्टीशनिंग क्यों करी? ताकि वो को एग्जिस्ट कर सके एक पर्टिकुलर हैबिटेट के अंदर। आ रही बस समझ गॉस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। इस चीज को और फर्दर स्टडी किया था मैकार्थर ने। उसमें वर्बल्स जो थी, ठीक है, उनको स्टडी किया। एक प्लांट पे 5 स्पीशी रहती थी, सबका फूड हैबिटेट डिफरेंट। उन्होंने क्या किया? रिसोर्स पार्टीशनिंग। ये आपका क्या हो गया? कंपटीशन। इसमें ये गॉस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को हमें याद रखना है, रिसोर्स पार्टीशनिंग को याद रखना है। क्लियर? अब इसके बाद आ जाओ, आपके पास है पैरासिटिज्म। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पैरासाइट्स जो हमारे हैं, पैरासिटिज्म में क्या होगा? एक को तो बेनिफिट है, जो पैरासाइट है उसको कोई नुकसान है क्या? कोई नुकसान नहीं है। लेकिन जिसके ऊपर वो पैरासाइट है, उसका जो होस्ट है, होस्ट को नुकसान होता है। होस्ट को यहाँ पे क्या होगा? नुकसान होगा। अब जो होस्ट को नुकसान हो रहा है, उस नुकसान को देखना है। गलत कर दिया। हाँ देखो, होस्ट को जो नुकसान हो रहा है वो समझना। पैरासाइट 2 टाइप के होते हैं, ठीक है। एक होगा फैकल्टेटिव, एक है ऑब्लिगेट। फैकल्टेटिव पैरासाइट वो हैं जिसको पर्टिकुलर होस्ट नहीं भी मिला तब भी ये सर्वाइव कर जाएंगे। ऑब्लिगेट पैरासाइट्स वो हैं कि अगर इनको पर्टिकुलर होस्ट नहीं मिला है तो ये सर्वाइव नहीं करेंगे। तो यहाँ पे पैरासाइट में क्या होगा? एक होस्ट होगा जिस ऑर्गेनिज्म पे एक्ट करेंगे, और एक हमारे पास पैरासाइट है। यहाँ पे भी कौन सा केस आएगा? को एवोल्यूशन का।
किसका केस है? को एवोल्यूशन का केस है। अगर होस्ट चेंज हो रहा है, होस्ट के हैबिट्स चेंज हो रहे, चीज़ें चेंज हो रही, तो क्या पैरासाइट इवॉल्व करेगा? साथ में करेगा, क्योंकि उसको उस पर एक्ट करना है, उसका तो फूड सोर्स ही वही है। तो जैसे जैसे वो चेंज करेगा वैसे वैसे पैरासाइट भी खुद को चेंज करेगा। ठीक है, तो दो टाइप के पैरासाइट तो ये हो गए। फिर आपके पास आते हैं, एक होते हैं एक्टोपैरासाइट, एक होते हैं एंडोपैरासाइट। अब एक्टोपैरासाइट, एक्टो मतलब बाहर, एंडो मतलब अंदर। आपकी मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म के होस्ट की बॉडी के बाहर रहे, वो है एक्टोपैरासाइट। जैसे कि अगर बात करें लाइस हो गए, टिक्स हो गए, ये सब कैसे हैं? एक्टोपैरासाइट्स। एंडोपैरासाइट अगर ह्यूमन की केस में करें तो लिवर फ्लूक हो गया, जो इंटेस्टाइन में रह रहे हैं, एस्केरिस इंटेस्टाइन वाला है। तो जो होस्ट की बॉडी के अंदर रहेगा वो एंडोपैरासाइट, जो बाहर रहेगा वो एक्टोपैरासाइट। आ रही है बस समझ में? उसमें सबसे अब एक एग्जाम्पल आता है ब्रूड पैरासिटिज्म। क्या होगा? ब्रूड पैरासिटिज्म। सबने कुकू बर्ड की स्टोरी सुना कि कुकू बर्ड, जिसको कोयल भी बोलते हैं आप। कुकू बर्ड कौन है? कोयल। कोयल क्या कर रहा है ना, कोयल के बारे में स्टोरी सुनी कि वो अपना नेस्ट नहीं बनाती, और बल्कि अपने एग्स, ये जैसे अगर ये नेस्ट है ना, ये कुकू बर्ड का नेस्ट नहीं है, ये क्रो का नेस्ट है। पर इसमें ना ये देखो दो टाइप के, मैं तुम्हें डिफरेंशिएट करने के लिए बना के दिखा रही हूँ। देखो जो ब्लू से बनाए ये कुकू बर्ड के हैं, और ये जो पिंक से बनाए ये क्रो के हैं। ये क्रो के हैं और ये अपने कोयल के, कुकू बर्ड के हैं। क्रो के नेस्ट में जाके ये अपने एग ले कर देते हैं। अब ये जब एग ले कर देते तो यहाँ पे जो इनका पूरा जो डेवलपमेंट का काम होगा, जो ये उसमें हीट देना, सब करना, ये सारा काम कौन करके जाएगा? क्रो करके जा रहा है। क्रो करके जा रहा है। और क्रो जो होते हैं, क्रो को पता भी नहीं चलता कि वो कोयल बर्ड के नेस्ट को प्रोटेक्शन दे रहे हैं। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ये देखो, ऐसा नहीं कि स्टार्टिंग में क्रो को पता नहीं चलता, पहले धीरे धीरे क्रो को पता चलने लगा था। वो इसको अपने घोंसले से गिराने लग गए थे, रिजेक्ट आउट करते थे। लेकिन ये था एवोल्यूशन। कुकू बर्ड ने धीरे धीरे अपने एग्स का जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, उसका साइज है, शेप है, वो एज इट इज क्रो के जैसा बना दिया। मतलब उनके जो अब एग्स प्रोड्यूस हो रहे हैं वो डिट्टो कॉपी होते हैं, किसके? क्रो के एग के। तो इसलिए क्रो जो होते हैं वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि कुकू बर्ड का है या खुद के स्पीशी का ही एग है। दिस इज व्हाट ब्रूड पैरासिटिज्म। दिस इज व्हाट ब्रूड पैरासिटिज्म। इस हद तक आप देखो कि एवोल्यूशन होता है, उन्होंने क्रो के शेप और साइज के एग प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दिया विद द कोर्स ऑफ टाइम। दिस इज व्हाट एवोल्यूशन। सडन चेंज नहीं था, ऐसा नहीं कि एक ही बार में उनको पता चल गया कि इस शेप के होंगे, साइज के होंगे तो हमारे एग्स बच जाएंगे। दिस इज व्हाट एवोल्यूशन। और वो भी किस टाइप का एवोल्यूशन है? को एवोल्यूशन। तो अब इस क्वेश्चन का आंसर करो कि अगर इन फ्यूचर, है ना, क्रो का जो एग है अगर उसको साइज या स्ट्रक्चर में चेंज हो जाए तो क्या कुकू बर्ड या जो कोयल है वो उसको चेंज करेगी? अपने एग के साइज और शेप को डेफिनेटली करेगी। समझ में? यही है आपका क्या? को एवोल्यूशन। ठीक है, कि जैसे जैसे जो होस्ट है अगर उसमें चेंज आएगा तो पैरासाइट भी चेंज करेगा। दिस इज व्हाट को एवोल्यूशन। आ रही है बात समझ में? अब आपके पास एक देखो दो लास्ट में बचते हैं, एक होता है कमेंसलिज्म, एक है अमेंसलिज्म। कमेंसलिज्म में क्या दिख रहा है? एक को बेनिफिट है, दूसरा अनअफेक्टेड। जीरो का मतलब क्या है? यहाँ पे जो जीरो इसका मतलब है अनअफेक्टेड, उसके ऊपर कोई भी अफेक्ट नहीं पड़ेगा, उसको कोई असर नहीं है, दूसरे वाले को सिर्फ बेनिफिट है। दिस इज व्हाट कमेंसलिज्म। इसका एग्जाम्पल सबसे पहले है एपिफिटिक प्लांट्स। एपिफिलिटिक प्लांट जैसे कि ऑर्किड्स होते हैं ना, ये ऐसे प्लांट्स हैं, ठीक है, जो जिनकी स्टेम बहुत वीक होती है, तो ये खुद से स्टैंड नहीं कर सकते। तो ये जैसे ऑर्किड्स के जैसे मैंगो का ट्री है, तो ये इसके अराउंड ऐसे ऐसे अपने आप को ऐसे राउंड और रोल करेगा, स्पाइल करेगा और ऐसे एरियली स्टैंड कर लेता है। ठीक है, ये एपिफिटिक प्लांट्स होते हैं, जो वीक प्लांट्स हैं, जो दूसरे प्लांट का सपोर्ट लेते हैं ताकि वो ग्रो कर सकें। ये है ऑर्किड। तो ऑर्किड ने इसका सपोर्ट ले लिया मैंगो ट्री का, लेकिन मैंगो को कोई नुकसान है नहीं है। इसका सेकंड एग्जांपल आता है बार्निकल्स, जो वेल्स होती हैं। सपोज कि ये वेल है ना, उसके अपर बॉडी सरफेस है, वेल्स के अपर बॉडी सरफेस पे जाके बार्निकल्स ये अटैच कर जाते हैं। अब क्या होगा? जैसे जैसे वेल मूव करेगी, ठीक है, वैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फाइटोप्लैंक्टन्स जो है वो आएंगे वेल तो, और ये मेजरली माउथ पार्ट, जो वेल का माउथ पार्ट है वहाँ पे अटैच रहेंगे, या तो ऊपर बैक पे तो माउथ पार्ट पे अटैच रहेंगे।
तो जैसे वो जो फाइटोप्लैंक्टन्स, ज़ूप्लैंक्टन्स को खा लेते हैं, ये इनका बेनिफिट है। इसमें व्हेल को कोई नुकसान है नहीं है, इनको फ़ायदा है डेफिनेट, इनको फूड सोर्स जो है वो ईजिली मिल जाता है, ठीक है। तो इसके बाद और देखोगे तो जैसे आपके जो ग्रेजिंग एनिमल्स हैं उस पर आपने गाँव वगैरह पे देखा, वो जो छोटे छोटे से उन पर अटैच अर्गर्स जिसको कहते हैं वो अटैच रहते हैं, तो उनका तो फ़ायदा ये है कि वो एक जगह से दूसरे के ट्रैवल कर जाते हैं, ठीक है। लेकिन काऊ को उस टाइम पे कोई नुकसान नहीं होना, ये था। फिर एक कमेंसलिज्म का बहुत अच्छा एग्जांपल है, आपने सी एनीमोन पढ़ा है। सी एनीमोन का जो डायग्राम था उसमें जिसमें ऐसे टेंटिकल्स प्रेजेंट थे, याद आ रहा है कुछ कुछ, ये ऐसे सिलेंड्रिकल बॉडी टेंटिकल्स, तो यहाँ पे बीच में ना क्लाउन फिश आके चुप जाती है। क्लाउन फिश ना यहाँ पे बीच में इसके टेंटिकल्स के, ये टेंटिकल है ना इसके बीच में, ये ब्लैक जो स्टाइलस है ना, ये क्लाउन फिश है, ये टेंटिकल्स के बीच में आके छुप गई। अब ये इसमें छुप गई तो ये किससे बच गई, ये प्रीडेटर्स से बच जाती है। प्रीडेटर से बचने के लिए ये सी एनिमल के टेंटिकल्स में बीच में छुप जाए। सी एनिमल को कोई नुकसान नहीं, बट हाँ ये अपने प्रीडेटर से बच गए, ये छुप जाते हैं। दिस इज व्हाट कमेंसलिज्म। फिर आ जाओ अमेंसलिज्म, जिसमें एक को तो नुकसान हो जाए और दूसरे को कोई फायदा ना हो। अब देखो, अब जैसे कि एक एग्जाम्पल इसमें आपका एक फिग ट्री है, ठीक है, तो वो क्या करता है, वो एक एपिफाइट है, वो जो जिस प्लांट के अराउंड, ठीक है, एपिफाइट है तो वो जिस प्लांट के अराउंड अपना सपोर्ट लेता है उस प्लांट में वो ऐसे पेनिट्रेट करता है उसके सेकेंडरी फ्लोएम को डिस्ट्रॉय कर देता है। अब उसको जब डिस्ट्रॉय कर दिया, ठीक है, तो उससे जो दूसरा प्लांट इसका सेकेंडरी फ्लोएम डिस्ट्रॉय हो गया, वो तो क्या हो गया, उसको तो क्या हो गया, नेगेटिव, और इस एपिफाइट को कोई फायदा नहीं होता। इसे हम बोलते हैं अमेंसलिज्म, कि दूसरे का नुकसान और हमारा फायदा भी नहीं हुआ। तो यहाँ तक मैं आपके ऑर्गेनिज्म और पॉपुलेशन, ठीक है, कैसे इंटरेक्शंस होंगे, कैसा ग्रोथ होगी, कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करेंगे, ये सारी चीज़ें मैंने सम अप कर दी। इसके बाद आपको जो करना है काम वो आप करोगे क्या, टेलीग्राम चैनल का लिंक गिवन है, DPP सॉल्व करो, क्वेरीज हैं, डाउट्स हैं, मेरे पास लेके आओ। जो भी लक्ष्य बैच वाले बच्चे हैं वो या जिन्होंने नहीं ज्वाइन किया है वो आप लक्ष्य बैच को ज्वाइन करो। आपको 8 टेस्ट मिलेंगे, साथ में DPPs है, चैप्टर वाइज, जैसे मैं अभी चैप्टर आपको कराया, चैप्टर वाइज क्वेश्चंस हैं, आप उन्हें सॉल्व करो। आपके जो डाउट्स हैं वो आप लेके आओ, ताकि आपकी जो प्रिपरेशन है उसमें कहीं भी कोई हिंड्रेंस नहीं आना चाहिए। देखो, प्रिपरेशन रुकनी नहीं चाहिए। और जो बच्चे इस पर यूट्यूब पे, उस पर सब आप जितने सोशल मीडिया पे जब अटैच होना चाहते हैं वहाँ पे आप ज्वाइन करो, ठीक है। नीट सारथी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। आपके जो भी डाउट्स आप कमेंट सेक्शन में लिखो, टेलीग्राम पे लिखो, लेकिन आपकी जो प्रिपरेशन है उसे कंप्लीट रखना, ठीक है। चैप्टर पढ़ना सिर्फ सफिशिएंट नहीं होता, सेकंड काम होता है आपका क्वेश्चन सॉल्व करना, थर्ड काम आपका होता है टेस्ट देना। इसके लिए आपके लिए हम लेके आए नीट का लक्ष्य बैच 2023 का। सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ वेरी गुड ऑडियंस। आपको और कोई भी क्वेरी है या आपको कम्युनिकेट करना है आप कर सकते हैं। तब तक के लिए जुड़े रहिए नीट सारथी के साथ। थैंक यू सो मच।